आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज ये बहुत ही अच्छा अवसर है, हम लोगों के बीच में प्रसिद्ध विद्वान और हमारे बहुत ही प्रिय छोटे भाई डॉक्टर एस के सिंह आपके बीच में उपलब्ध हैं। और बीपीएससी जीएस मेंस का जो हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है उसमें स्टैट, जिसे आप डीआई के रूप में सामान्यतः जानते हैं, इसकी बड़ी ही प्रभावी भूमिका है। जो विद्यार्थी स्टैट के क्वेश्चन को छोड़ देता है, समझिए कहा जाता है उसकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आ सकती। जैसे फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे कि 3 पार्ट है, पार्ट तो तीनों है, लेकिन उसमें सबसे अधिक अंक पाए जाने की संभावना जो रहती है वो डीआई में। सेकंड पेपर में जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे अधिक अंक आने की भूमिका होती है या संभावना होती है, वैसे ही डीआई की जानते हैं बहुत बड़ी भूमिका है। और 72 नंबर आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक ऐसा मार्गदर्शन होना चाहिए जिसके पास डाइजेस्टेड नॉलेज हो और पूरे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी पूरी जानकारी हो और उसकी पूरी समझ हो। हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में जो विद्वान आपको मार्गदर्शन देने वाले हैं वो ये इस विषय के बहुत ही माहिर शिक्षक हैं और बरसों से डीआई और स्टैट के लिए जानते काम करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी में लगातार कई क्लास लेते रहे हैं और हमेशा अभी भी बहुत बिजी हैं, लगातार जो है सुबह से शाम तक इस विषय को पढ़ाते रहते हैं, जिसके नाते आपको अब आश्वस्त हो जाना चाहिए कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी डॉक्टर एस के सिंह सर से बात हुई तो इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही। इन्होंने कहा कि हम लोग जो पढ़ाते हैं वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। ये वही शिक्षक कह सकता है जो विषय में पारंगत होता है, जो विषय को महसूस करता है और उस विषय के हर डोमेन और रेंज से अवगत होता है। तो आप लोगों के लिए भी जानते हैं बहुत सुनहरा अवसर है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा बातचीत नहीं किया जाए, सीधे डॉक्टर एस के सिंह सर का मार्गदर्शन आपको मिले। तो मैं आप लोगों की तरफ से डॉक्टर एस के सिंह सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे लिए तो ऐसे भी बहुत प्रिय है, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत गौरव की बात है, खासकर जो बच्चे बीपीएससी मेंस में बहुत अच्छी रैंक को लेकर के तैयारी कर रहे हैं और जिनका ये लक्ष्य है कि भाई सिंगल डिजिट में रैंक लाना है। आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि सामान्यतः बहुत अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। ये तो समझिए एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई इंटरनेट की, जिसके माध्यम से रीच मोर टीच मोर संभव है, जिसके नाते दिल्ली के इतने बड़े विद्वानों से जानते हैं आपको मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। अगर एक विद्यार्थी के रूप में सोचा जाए, अगर मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में सोचूं, तो ऐसा जानते हैं ऐसे शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलना अपने आप में दुर्लभ है। तो आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, आप लोग इस मार्गदर्शन का लाभ उठाएं और बीपीएससी में सिंगल डिजिट में अपनी रैंक लाएं और न केवल जानते हैं अपनी सफलता को तय करें, बल्कि आगे चल करके हजारों बच्चों के प्रेरणा का केंद्र बने और उनका मार्गदर्शन आपके माध्यम से मिले। क्योंकि जब आप सफल होंगे तो आप प्रेरणा के केंद्र बन जाएंगे, तमाम लोगों के लिए प्रेरक होंगे। तो आपकी अच्छी सफलता, अच्छी रैंक ही जानते हैं आपको प्रेरणा का केंद्र बनाएगी और ये सब क्लासेज आपके लिए नींव का काम करेंगे। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सीधे आप सर के साथ जुड़िए और समझिए कि डीआई क्या होता है और बीपीएससी में कहाँ से क्वेश्चन आता है और कैसे इस विषय को पे पारंगत हुआ जाता है और अपनी पकड़ बनाई जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद उपेंद्र सर। सर को मैं बहुत शुरू समय से जानता हूं और सर के साथ में एक खास बात रही कि सर बहुत मेहनती शिक्षक रहे हैं। साइंस एंड टेक विषय जो कि हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड अपडेट होता है और सर के पास अगर आप चाहें तो आप जब भी पहुंचेंगे तो कुछ न कुछ नया अपडेट रहता है। मैं सर से शुरुआती समय में जब मिलता था तो कुछ न कुछ नई नई बातें सीखने को हमेशा मिलता रहता था और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग एक टीम में बीपीएससी को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। पूरी टीम सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी बात ये कि हम अकेले नहीं, सभी शिक्षक जो आपके साथ हैं जुड़े हुए, सब लोग अपने विषय में बहुत बेहतरीन शिक्षक हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे हम लोग और आश्वस्त हो जाते हैं कि भाई इस बार सफलता आपकी निश्चित रूप से बढ़िया होगी। बस आपको मेहनत करना है। कहीं भी आपको हमारे पढ़ाने के दौरान कुछ भी अगर बात नहीं समझ में आता है
तो एकदम से संकोच नहीं करना है, कितनी भी छोटी बात हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, लगातार आप हमारे संपर्क में रहेंगे, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी, आप शुरू करिए। जी धन्यवाद आप सर। बिल्कुल। जी, तो हम लोग जो है बच्चों आज डीआई की क्लास पर बात करने वाले हैं, और जो भी आपको कुछ भी पूछना है, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से लगातार आप हमारे बीच बने रहिएगा। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ये बोला ना 5, ये बोला था, नोट 5 था, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं एसके सिंह स्पेस आईएएस की तरफ से आप सभी लोगों का डीआई की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। डीआई को हम लोग पूरा अच्छे समझते हैं कि डीआई में मेनली है क्या। तो मैं एक चीज़ कहता हूं कि अगर आप डीआई पढ़ना चाहते हैं, डीआई पढ़ने से पहले हमें क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए। अगर हम पूरे डीआई का अध्ययन करते हैं तो हम एक चीज़ पाते हैं कि डीआई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, उसमें मेनली मैथ के यानी सिंपल अर्थमेटिक के 3 टॉपिक जो हैं उसका सीधा योगदान है। वो 3 टॉपिक कौन से हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो डीआई में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन डीआई में जाने से पहले जो हमें चीज़ आना चाहिए वो 3 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ जो आपको आना चाहिए वो आपको रेशियो के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा जो चीज़ आपको आना चाहिए, ये पहला पॉइंट हमारा है। दूसरा जो हमारा पॉइंट आपके साथ में है वो ये है कि हम कोई नहीं, कम कर तो रहा है ये, बस पेन चेंज कर लेते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो हम लोग इसमें जो दूसरी चीज़ करेंगे वो हमें पढ़ना है परसेंटेज, और तीसरा चीज़ जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, इसमें जो तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एवरेज। रेशियो का मतलब अनुपात, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, और एवरेज का मतलब औसत। ये 3 टॉपिक हमें पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें इन 3 बेसिक टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन बच्चों को इन 3 टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे वह पूरे डीआई को पढ़ने में इंजॉय महसूस करेंगे, आराम से चीज़ों को समझेंगे। तो हम लोग एक एक करके पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम क्लास की शुरुआती समय में रेशियो को अच्छे से पढ़ेंगे, परसेंटेज को पढ़ेंगे और एवरेज को पढ़ेंगे। उसमें भी हमें सिर्फ उतनी बातें पढ़नी है जिसका हमें यूज करना है। तो मैं इसको शुरू करता हूँ, आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट पेज का जो है सिस्टम, अच्छा तो हम इसको एक मिनिमाइज करें क्या, यहाँ से मेनू से चले जाते हैं, यहाँ से ये कौन सा वाला, ये ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम इसको जो है क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे रेशियो के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुपात क्या होता है। आप इस बात को समझिएगा, रेशियो का मतलब होता है तुलना करना। जब हम किसी 2 चीज़ों का या 2 से अधिक चीज़ों का एक साथ
हम जब उसको कंपेयर करते हैं तो हम इसको रेशियो कहते हैं। इस बात को हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम दो चीज़ों का जिक्र करते हैं। एक हम आपसे कहते हैं कि आप जो है आपने क्या डायनासोर देखा है, तो आप कहेंगे सर हम डायनासोर नहीं देखे हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, आपने जो सबसे बड़ा एनिमल देखा है उसके बारे में बताइए। तो आप कहेंगे मान लीजिए कि हमने एलिफेंट देखा है, हाथी देखा है। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर आपने हाथी को देखा है और हाथी को मान लीजिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है, और डायनासोर को मान लेते हैं कि भाई इसकी जो वैल्यू है 50 है, और यहाँ पर हम अनुपात लगा दें, तो यहाँ सिर्फ इतनी बात से आप ये समझ सकते हैं कि जितना विशालकाय हाथी है उसका 50 गुना विशालकाय जो होगा वो डायनासोर रहा होगा, या 60 गुना रहा होगा, या 70 गुना रहा होगा। इस बात को हम यहाँ पे समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी रेशियो से हम क्या करना सीखते हैं, रेशियो का काम क्या है, रेशियो का एक काम हमने समझ में आया कि रेशियो में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करते हैं, तुलना करना मैंने आपको समझाया। जैसे मान लीजिए आपने अर्थ को देखा है, पृथ्वी को आपने देखा है। अगर हम पूछें कि भाई आपने क्या जुपिटर देखा है, तो आप कहेंगे सर जुपिटर नहीं देखा है। अब मुझे आपको समझाना है कि जुपिटर कितना बड़ा है। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जितना बड़ा आप पृथ्वी देख रहे हैं इसका 10 गुना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10 गुना बड़ा जो है पृथ्वी है, तो इस बात को हम 1:10 कर सकते हैं। इतनी बात समझिए। तो रेशियो में पहला काम क्या होता है कि जो हम रेशियो हमें बताता है वो कंपेयर करना बताता है, रेशियो हमें तुलना करना बताता है। यानी किसी भी हम दो चीज़ों का या दो से अधिक चीज़ों का एक साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। रेशियो का एक मतलब हमने समझा कि रेशियो में क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब हम इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और हम कहते हैं कि मान लीजिए हम दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं। मेरे पास यह ए है और यह बी है, और हम इनके बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। और हम ऐसा मान लेते हैं कि ए की वैल्यू जिस समय 2 है और उस समय जो बी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो आप इस बात को ये कहते हैं कि ए रेशियो बी की वैल्यू 2:3 है। इस बात को हम कहते हैं कि ए रेशियो बी की वैल्यू का मतलब कि ए की वैल्यू जो है 2 नहीं है, बी की वैल्यू जो है 3 नहीं, लेकिन ए रेशियो बी की जो वैल्यू है वो 2:3 है। सपोज करिए मैं ऐसा कर देता हूँ कि मान लीजिए ए की एग्जैक्ट जो वैल्यू रही होगी, सपोज करिए कि ए की वैल्यू 20 रही हो, और ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए बी की वैल्यू 30 रही हो। तो 20 और 30 का जब हम रेशियो निकाले होंगे तो 2:3 बना होगा, या और भी ऐसी कोई बहुत सारी संख्या हो सकती है। हमने एक एग्जाम्पल मान लिया कि मान लीजिए हम ए को कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए मान लीजिए 20,000 रुपये कमाता है और बी मान लीजिए 30,000 रुपये कमाता है। तो हम यहाँ पर ए और बी के सैलरी का कंपेयर कर रहे हैं। अनुपात में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हम अनुपात निकालते हैं, जब भी हम रेशियो निकालते हैं, तो जिस चीज़ को कंसिडर करेंगे वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात कर रहे हैं कि चलो ये मान लीजिए 20,000 रुपये कमाता है और मान लेते हैं कि ये 30,000 कमाता है, तो हम यहाँ पर सबके सैलरी की बात कर रहे होंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था शुरू में आपको कि हम हाथी और डायनासोर की बात कर रहे थे, तो उसके विशालकाय यानी हाथी कितना भारी है और डायनासोर कितना भारी है, तो सेम चीज में सेम कॉन्सेप्ट में तुलना हो रहा है, दोनों के वेट के हिसाब से, भारी के हिसाब से तुलना कर रहे हैं। तो जब भी हम रेशियो बनाते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर पैसा है तो ये भी पैसा होगा। अब हम इसका रेशियो बनाते समय क्या किए होंगे, तो आपने कहा होगा कि सर इसका जब आपने रेशियो बनाया होगा तो इसमें कॉमन चीज को कटा दिया होगा। तो 20 और 30 में कॉमन चीज क्या था, 10 था, तो हमने इसमें 10 कटाया होगा या 10,000 हमने कटाया होगा दोनों जगह से, तब जाके ये 2:3 बना होगा। तो रेशियो बनता ऐसे ही होगा, जो इसमें कॉमन चीज रही होगी इस कॉमन चीज को कटा करके हम लोग इस रेशियो को बनाते हैं। तो हम इसको कॉमन चीज को कटा के इसको हम बनाते हैं। तो हमने इसको कटाया किससे, तो आप इस बात को समझ गए कि हमने इसको 10,000 से कटा दिया और इसकी वैल्यू बन गई। बहुत सिंपल सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहीं पर हम इस टेक्निकल बात को समझते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा जो ये पहली जो हमारी वैल्यू है, अगर हम इस रेशियो से वैल्यू बनाएं तो सामान्यतः हम लोग इसमें 2x लिखते हैं, और ये आपको आगे लिखना भी पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन में कोई वैल्यू निकालेंगे तो उसमें लिखना पड़ता है, क्योंकि आपका एग्जाम लिखने का है। तो लिखेंगे कैसे, इस बात को समझना पड़ेगा। रेशियो दिया है तो हम इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे, तो 2x लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वह 3x लिख देंगे। तो पहली वैल्यू हमारी 2x होगी और दूसरी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3x हो गई। अब मैं पूछूं कि ये x क्या है, तो आप कहेंगे सर x वही है, x की वैल्यू यहाँ पर 10,000 है। तो मैं कहता हूँ कि जिसको आप x मानते हैं इसी को मैथ की भाषा में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, HCF। यानी जो चीज़ कटाया गया, दोनों चीज़ों में जो सबसे बड़ी चीज़ कॉमन थी, इसी को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका यह एक मतलब निकलता है कि अगर कभी भी हमें रेशियो पता है
और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता है, तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू को पुट करेंगे, और जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू को पुट करेंगे तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। इस बात को हम फिर से समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास दो नंबर हैं। मान लीजिए हमारा पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, और इन दोनों का जो रेशियो दिया गया है, सपोज करिए 3:5 दिया गया है, और मैं कहता हूँ साथ के साथ हमें ये दिया गया है कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो मान लीजिए हम यहाँ पर आपको बोल दे रहे हैं कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 40 है। अब मैं पूछूं कि इसका पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो आप कैसे इसको निकालेंगे? तो आप ये कहेंगे कि सर इसका जो पहला नंबर होगा वो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे मानते हैं 3x, तो हम पहली संख्या को 3x मान लेंगे। दूसरी संख्या हम इसको मानना होगा तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम 5x मान लेंगे। और जैसे हम इसको 3x या 5x मानते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि अगर हमसे पहला कोई पूछा कि पहली संख्या कितनी होगी, तो यक्स क्या होता है, जिस चीज़ को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं वही यहाँ पर एक्स होता है। तो हमें जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देता है तो हम इसका मतलब यक्स की वैल्यू पता चल जाती है, तो हम बड़े आराम से बता पाते हैं कि हमारी जो पहली वैल्यू होगी वह 3 × 40 हो जाएगी, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और ऐसे जब मैं इससे पूछूंगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी तो यह 5 × 40 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 200 आ जाएगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सामान्य सी बात थी। सिर्फ हमने कहा कि जिसको हम यक्स मानते हैं वह हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू अगर हमें पता चल जाती है तो हम इस वैल्यू को यहाँ से पुट करके हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ रही तो आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि आगे बढ़ सकते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं, बोलिए भाई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हमारे साथ हैं अंकित, हमारे साथ हैं गौरव, हमारे साथ हैं अविनाश, हमारे साथ हैं राजन कुमार, हमारे साथ हैं विजय कुमार पासवान, और हमारे साथ हैं भाई पुष्कर, और हमारे साथ हैं नियाज आलम। ये सारे बच्चे हैं, और ये लोग जो है करें ठीक है, बफरिंग कर रहा है। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ से टेक्निकल इशू नहीं है, हमारे यहाँ से बिल्कुल नेट वगैरह ठीक काम कर रहा है। और किसी बच्चे को अगर बफरिंग की समस्या है तो बताइएगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपके अपना ही जो है प्रॉब्लम होगा। और हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो हम बहुत बढ़िया, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। ये हमारे साथ हैं तेजस्विन, सुनील कुमार और गौरव, और सब लोग बता रहे हैं कि सर यहाँ तक ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छी बात है। आपने ये बात समझ लिया कि भाई ठीक है, हमारे पास अगर हमने एक चीज़ सीखा कि अगर हमारे पास रेशियो दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे तो हम इसको इससे क्या करते हैं, जो है इसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। ये एक पहली बात मैंने आपको सिखा दी। एक प्रश्न है आपका, वो मैं बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कहीं पर ये लिखा गया है 30:40, ठीक है, 30:40 लिखा गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30:40 लिखना जो है वह ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि रेशियो के साथ में एक चीज़ होता है, जब भी हम किसी चीज़ को रेशियो फॉर्म में डाल देते हैं तो वह सबसे पहले जो होता है वह कॉमन चीज़ों को कट करता है, और इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है को प्राइम नंबर। जरा इसको समझेंगे आप लोग, को प्राइम नंबर शब्द का यूज किया जाता है, या इसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। इसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ऐसी दो संख्या जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। देखो, एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा एक से कटे, या एक और स्वयं से कटे, या ऐसी संख्या जिसको डिवाइड करने के लिए दो चीजें चाहिए, जिसमें वह एक से कटता हो और स्वयं से कटता हो, ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर पढ़ते हैं। वो एक अलग बात है। लेकिन रेशियो कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप किससे करते हो, लेकिन आपस में आप नहीं कटने चाहिए। तो अगर जैसे मैं लिखूं कि 3:5 तो आपस में नहीं कटता है, या सपोज करो मैं 2:9 लिखूं तो 9 प्राइम नंबर तो नहीं, लेकिन 2 और 9 आपस में नहीं करते हैं। तो हमेशा रेशियो जब भी लिखा जाता है तो उसमें हम कॉमन चीज को कटा देते हैं। तो मान लीजिए अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि 30:40 है, तो 30:40 इसको समझ के हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, रेशियो में क्या है, 3:4 है। तो इसका रेशियो माना जाएगा 3:4। अच्छा, अब रेशियो 3:4 हो गया, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहली संख्या को 3x मानेंगे और दूसरी को 4x मान लेंगे। अगर कोई y लगाना चाहता है तो पहले को 3y मान ले और दूसरे को 4y मान ले। अगर कोई p लगाना चाहता है तो पहले को 3p मान ले और दूसरे को 4p मान ले। तो इस तरह से ये जो आप लगा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वही चीज जो दोनों में से कॉमन कटाई गई थी वही इसका एचसीएफ होता है। अब मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर एक चीज करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझाने का आपको प्रयास करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। हम ये कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास संख्या ए है, संख्या बी है, संख्या सी है और इनका रेशियो दे रहा हूँ 2:3:5, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है, जो मसर है, वो मान लीजिए हम दे देते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 है, ठीक। अब इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जैसे मैं पूछूं कि हमारी सबसे छोटी संख्या की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो एक चीज समझो, जिस रेशियो का एक रूल होता है, रेशियो में जो छोटा होता है वही छोटा होता है। तो अगर 2:3:5 की बात करेंगे तो 2 सबसे छोटा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम इसकी जब वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे तो यह हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। इस बात को समझो, तो सबसे छोटी वैल्यू जो हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब 2x का मान अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो 2 और x की वैल्यू कितनी हमारे पास है 20, तो 2 में 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो हम ये बता सकते हैं कि हमारी जो सबसे छोटी संख्या है उसकी जो वैल्यू होगी वह 40 हो जाएगी। या अगर मैं पूछता हूँ कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देखो सबसे बड़ी जो संख्या हमारे पास है वह 2, 3, 5 में सबसे बड़ी संख्या c है, क्योंकि इसकी वैल्यू रेशियो में सबसे बड़ा है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं पूछूं तो ये 5x होगा। x हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5 × 20 करोगे और 20 × 5 कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू 100 है। इसी तरह अगर मैं बीच वाली संख्या पूछूं तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इसको 3x मानेंगे और x की वैल्यू 20 है, तो 20 × 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से हम इन संख्याओं का पता कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं पूछूं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ, तो आप कहेंगे सर ये वाली संख्या जो है 5x है और ये 2x है, तो इसकी वैल्यू 7x हो गई, तो 7x की वैल्यू 7 × 20 140। या ऐसे भी कह सकते हो कि सर इसकी वैल्यू 100 आ रही है, इसकी वैल्यू 40 आ रही है, 100 + 40 = 140। तो आप एक बार चीज़ों को समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमने समझा कि अगर 1 का रेशियो 5 है और 1 का रेशियो 3 है तो उसकी वैल्यू 5x हो जाएगी, उसकी वैल्यू 3x है, योग कर रहा है योग कर देंगे, अंतर कहेगा अंतर कर देंगे। तो ये पहली बात थी जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास रेशियो है और रेशियो हमेशा को प्राइम नंबर होता है, उसमें कुछ कॉमन नहीं होता है, वो कटा दिया जाता है, वही जो कटाया जाता है उसको एचसीएफ बोलते हैं और उसी की वैल्यू वापस पुट करके हम उस संख्या को निकाल लेते हैं। ये पहला बात मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ तक सब ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 2 संख्याएं हैं। सपोज करिए मेरे पास यहाँ पर 2 संख्याएं हैं और इनका अनुपात हमारे पास 2:3 है, 2:3 है। और मैंने एचसीएफ न दे करके मैंने कहा कि भाई इनका जो एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त, अगर हम इसकी लस की बात करें, मस नहीं बल्कि लस की बात करें, तो मैं इसका लस बता देता हूँ कि सपोज करो कि इसका जो लस है वो 30 है, ऐसा मान लेता हूँ कि इसका लस 30 है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ हमारी जो है दोनों संख्याएं क्या होंगी। अगर आप में से कोई बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है तो बिल्कुल आप मुझे बताइए। हमारा क्वेश्चन ये है आपके साथ में कि 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, इनका एलसीएम 30 है, 30 है। आपको ये बताना है कि ये संख्याएं क्या होंगी। तो जरा आप इसको करके बताएंगे तब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है भाई, हमारे पास जो कमेंट है मैं एक बार देख लेता हूँ। एचसीएफ क्या है सर, एक बार क्लियर कीजिए। बिल्कुल सर, बेसिक कॉन्सेप्ट का थ्योरी लिखा दीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक लोगों ने बताया है तेजस्विन ने कि इसका जवाब 15 और 10 होगा, बहुत अच्छा तेजस्विन। और भाई और कौन लोग हैं जो कमेंट के माध्यम से हमसे बताएंगे, ठीक है। अविनाश रंजन भी बता रहे हैं कि इसका जो है अविनाश रंजन कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 15 और 10 होगी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए मैं वापस आ जाता हूँ, हम यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो एक संख्या होता है एचसीएफ। हम जरा क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और हम इस बात को पहले करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे और इस बात को मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैं कहता हूँ कि एक शब्द होता है एचसीएफ, एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ और दूसरा शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है इसको हमें समझना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहली बात की जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, देखो नाम ही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी चीज़ दिया गया है उनमें वह सबसे बड़ा फैक्टर जो सब में कॉमन हो उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
दिए गए संख्याओं को, जितनी भी संख्या दी रहेंगी सबको पूरा पूरा कट कर सकता है। इस बात को मैं तुम्हें बहुत अच्छे समझाता हूँ। जैसे मान लो, सपोज करो मैं यहाँ पर दो संख्या ले लेता हूँ, एक नंबर्स मेरे पास, हम ऐसा करते हैं दो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर मेरे पास 10 है और दूसरा नंबर मान लो मेरे पास 15 है। तो मुझे एक ऐसी संख्या को खोजना है जो 10 को भी काट दे और जो 15 को भी काट दे, और उससे बड़ा कोई ऐसा ना हो जो 10 और 15 को काट पाए। तो मैं ये कहता हूं कि 10 और 15 को काटने के लिए 10 किससे किसे कट सकता है? 10 1 से कट सकता है, 10 2 से कट सकता है, 10 5 से कट सकता है, और 15 किससे कट सकता है? 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है और 5 से कट सकता है। सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को कट कर रही होगी वह कौन सी है? 5 है। 5 से देखो 10 भी कट जाएगा और 5 से 15 भी कट जाएगा। तो 5 एक ऐसी संख्या है जो दोनों काट सकती है। 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को पूरा पूरा काट सके। इसीलिए हम 5 को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। जैसे एक तरीका जो मैं बताऊंगा बेसिक, वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इस चीज को बताने का मतलब हम लोग अपने कंटेंट से बाहर हट गए। बस एचसीएफ क्या है इस बात को समझाते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं तो एचसीएफ निकालने के 2-3 तरीके हैं, एलसीएम निकालने के फिर 2-3 तरीके हैं, उन सब की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर। बस जो क्वेश्चन जहां से लिंक हो रहा था वो बात समझाना था, इसलिए मैं इसका जिक्र कर दिया हूँ। तो मान लीजिए इसका मैं फैक्टर कर लेता हूँ, तो इसमें हो गया 2 और 5 हो गया, और मान लो इसका मैं फैक्टर कर लेता हूँ तो इसका फैक्टर 3 और 5 आ गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है? एचसीएफ कहता है क्या? एचसीएफ कहता है कि देखो भाई, इन दोनों में जो चीज कॉमन है उसको आप निकाल लो। तो मैं कह रहा हूं इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 2 नहीं, इसके पास 5 है और इसके पास भी 5 है। तो दोनों के पास जो चीज कॉमन है वो क्या है? 5 है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 5 हो गया। समझो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिए गए संख्याओं को पूरी तरह से कट कर देता है। इस बात को समझो। एक बात समझ में आ गई? एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज जो दूसरा टर्म होता है वह टर्म है एलसीएम का। अब मैं आपसे पूछूंगी कि एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम कहता है कि देखो मैं ऐसी संख्या हूं जो 10 के टेबल और 15 के टेबल, 10 और 15 दोनों के टेबल में आऊंगा। अब 10 के टेबल को अगर मैं कहूं तो आप पढ़ सकते हैं कि भाई 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50 आता है, ऐसे टेबल चलता जाएगा। ऐसे 30 का टेबल भी चलता जाएगा, 30 आएगा, सॉरी 15 का टेबल चलता जाएगा, 15 है, 30 है, 45 है, ऐसे 15 का टेबल चलता जाएगा। ऐसा कौन सा है जो दोनों के टेबल में पहली बार आता है? इसीलिए इसका नाम लिस्ट रखते हैं। तो 10 और 15 के टेबल में जो पहली बार संख्या आती है वो 30 आती है। वो 10 के भी टेबल में है और 15 के भी टेबल में है। तो यानी 10 और 15 से कटने वाली। तो एक का काम था काटना और एक का काम है कटना। एक दी गई संख्याओं को काटता है, उसको एचसीएफ बोलते हैं, और एक दी गई संख्याओं से कटता है। तो दी गई संख्याओं से बहुत सारी संख्याएं जो कटेंगी, जैसे 30 भी कटेगा और 30 के टेबल के जितने भी नंबर होंगे सब कटेंगे। जैसे 30 कट जाएगा, 60 कट जाएगा, 90 कट जाएगा, ये सब 10 और 15 से कटेंगे। लेकिन उनमें सबसे छोटा कौन सा है? वही एलसीएम कहलाता है। यानी जो सबसे पहली बार आता है वही इसका एलसीएम कहलाता है। तो हम इस तरह से इसको बता देते हैं कि भाई इससे कटने वाली संख्या जो इसका एलसीएम होगा वह कितना हो जाएगा? वह 30 हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे इसको निकालने का तरीका क्या है? तो बस एक तरीका जो मैं जिक्र कर देता हूं यहाँ पर कि एलसीएम कहता है कि हम किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, हमें जो भी चीजें फैक्टर मिलेंगी वो हम जरूर लेके आएंगे, और अगर जहां पे कहीं ज्यादा मिलेगी तो हम वहां से लेके आएंगे, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो देखो अगर हम 2 की बात करें तो 2 इनके पास में है, इधर कहीं नहीं है, तो एलसीएम जब आप निकालोगे तो 2 को कैरी कर लोगे। फिर अगर हम 5 की बात करें तो 5 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो आप 5 कहीं भी एक जगह से ले जा सकते हैं जहां पर वह अधिक बार दिख रहा है। तो कहीं से भी उठाएं, एक बार है। जैसे ऐसे मान लो अगर यहाँ 5 एक बार होता है और यहाँ 5 2 बार होता है तो एलसीएम में 5 2 बार चला जाता है। अगर यहाँ 5 एक बार है और यहाँ भी 5 एक बार है तो एलसीएम में 5 कहीं भी एक जगह से आप उसको लेके आएंगे जहां वह अधिकतम है, तो 5 ही ले पाएंगे। अब इसके बाद 3 यहां पर है, यहां पे नहीं है, लेकिन 3 है, तो अगर 3 है तो एलसीएम में भी 3 होगा। एलसीएम कहता है हम किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे चाहे वह किसी के पास में होगा, और जो ज्यादा होगा वही लेके आएंगे। तो 3 एक ही बार है और एक लोगों के पास में, तो 3 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × 2 10, 10 × 3 30। बड़ी बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है, जिससे हम एचसीएफ निकालते हैं। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जिसको हमें पढ़ना ही नहीं है, हमारे काम की बात मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हाँ, अगर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको पढ़ाऊंगा तो फिर हम आगे देखेंगे। लेकिन हम अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर देखा कि एचसीएफ एलसीएम में 2 बात समझे कि एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटती है और वो अपने आप में सबसे बड़ी संख्या होती है, उससे बड़ा कोई काटने वाला नहीं है। एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा करती है, और वो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा करती है, उससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं, इसलिए उसको एलसीएम बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा। मैं वापस आ जाता हूँ अपने क्वेश्चन में, आप जरा ध्यान दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था
कि अगर हमारे पास दो नंबर A रेशियो B है जिसकी वैल्यू 2 रेशियो 3 है और इसका एलसीएम 30 है, तो वो संख्याएं क्या होगी। मेरे कई बच्चों ने इसका जवाब दिया जिसको मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया। भाई कितने कितने लोगों ने जवाब दिया, जरा दिखाइएगा भाई। लगातार देखिए जवाब मेरे पास आया है, मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ। हमारे पास जो है भाई वाह बहुत बढ़िया, तेजस्विन का आया है, अविनाश रंजन का आया है, हेमंत का आया है। इसके बाद भाई एक लोग जो है हेमंत 12-18 कर रहे हैं, 12-18 हमारे साथ रंजेश कुमार भी हैं, सुनील कुमार का 10-15 है। इसके बाद हमारे पास दिवाकर कुमार हैं, इसके बाद अजीत कुमार हैं, माला कुमारी हैं, अब्दुल गनी हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वंदना पांडे हैं और हमारे पास स्वर्णलता है। और सभी बच्चों ने जवाब दिया है, बहुत अच्छा प्रयास किया आप सभी लोगों ने। मैं ये कहता हूं कि देखो हम इसके लिए एक चीज आपको सिखाते हैं, वो आपको आना भी चाहिए और सीखिएगा ध्यान से। एक ना फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसमें मैं दो तरीका बताऊंगा। पहला तरीका हम जो बता रहे हैं इसको सीखिएगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हमने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू हमने पढ़ा है HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। अगर किसी बच्चे ने इसको पढ़ाई की होगी तो उसको ये फार्मूला जरूर पता होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। तो अगर हमारा रेशियो 2 रेशियो 3 है तो हमारा नंबर पहला क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पहला नंबर हमारा 2x होगा। दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो दूसरा नंबर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF। HCF हमारा क्या है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो HCF है वो x होगा। और इंटू LCM, LCM में क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। यही है क्वेश्चन। देखो रेशियो दिया गया था तो हमने x मान के उस नंबर को पता कर लिया, और यहाँ पे HCF को x दिया गया था, मतलब हमने माना है तो x ही होगा। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आप एक चीज बस ध्यान देना कि जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा क्या यहाँ पर। तो आप ये देखना कि एक x से एक x कट चुका होगा, और हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो चीज हमारे पास आएगी वो ये आएगी कि भाई 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा। और 6x की वैल्यू अगर हमारे पास 30 है, 30 है, तो बड़े आराम से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू हो जाएगी 30 बटे हमारे पास कितना आ जाएगा 6, और 30 से 6 कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो हम यहाँ से x की वैल्यू पता कर लिए। तो हम इस फार्मूले की मदद से फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, इस कॉन्सेप्ट की मदद से हमने ये पता किया कि x यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वह 5 होगा। पहले के क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें पता रहती थी, पहले के क्वेश्चन में हमें HCF पता रहता था। यहाँ पर हमने क्या किया, x को निकाला, यानी यहाँ पर हमने क्या किया, HCF को निकाला। किसकी मदद से निकाला, LCM और फार्मूले की मदद से। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इससे हमें क्या फायदा मिला, इससे हमें ये पता चल गया कि भाई अगर हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है तो हम पहली संख्या अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम 2x मानते हैं, यानी 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर हमसे दूसरी संख्या कोई पूछेगा तो 3x आ जाएगा। तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में बताया था कि पहली संख्या हमारी 10 होगी और दूसरी संख्या हमारी 15 होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। हम इसमें डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका हमारे पास दूसरा तरीका एक और है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। मैं यहीं पर आपको ये बात बताने का प्रयास करूँगा और आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं और हमारे पास LCM की जानकारी है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट HCF का पता कर सकते हो। HCF डायरेक्ट पता करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, LCM जो लिखा है उसको लिख लीजिए, और उसके जो नंबर के जो रेशियो हैं, जो रेशियो आपको दिया गया है उस रेशियो को लिखें, और वो जितने भी रेशियोज हैं उससे इसको डिवाइड कर दें। इस तरीके से भी, इस फार्मूले की मदद से, ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसकी मदद से हम HCF को डायरेक्ट पता कर लेंगे। और एक बार आपको पता है कि HCF में पता चल गया तो नंबर तो अपने आप ही पता चल जाता है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, इसको करके देखते हैं। तो इसके आधार पर हमारे पास LCM की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 है। LCM की वैल्यू हमारे पास 30 है, और रेशियोज हमारे पास कौन कौन से हैं, एक रेशियो हमारे पास 2 है और एक रेशियो हमारे पास 3 है। तो अगर हम इसको कटाएंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 से 30 कटाएंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये भी मेरे पास एक तरीका है जिससे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं।
तो ये दूसरी बात है जहाँ से आप एचसीएफ की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एलसीएम भी पता है तो हम इसकी मदद से, रेशियो की मदद से एचसीएफ पता कर लेंगे। एक बार हमें एचसीएफ पता चल जाता है फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होता है, फिर हम उसकी वैल्यू को पुट करके आंसर तक पहुँच जाते हैं। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ गौरव जी हैं, हमारे साथ अविनाश रंजन जी हैं, हमारे साथ चंद्रकिशोर जी हैं, और सभी लोगों का आंसर आ गया है, श्वेता जी और रिंकू कुमारी और सभी लोग। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो है आगे हम बढ़ते हैं और हम ये कहते हैं कि इतनी बात आपने सीख लिया और हम रेशियो की बात कर रहे हैं। तो हम एक चीज़ आपको और बताते हैं। हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर इंटू ऐसे आगे भी करेंगे, लेकिन अभी हम 3 नंबर के लिए बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे पास, थैंक यू सो मच, थोड़ी देर बाद, तो मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे पास 2 संख्याएं थी तो फार्मूला क्या बनता था? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर हमारे पास 3 संख्याएं हैं तो उसमें फार्मूला क्या बनेगा? अगर आप में से कोई बता सकता तो बताइएगा जरूर। अगर हमारे पास 3 संख्याएं हैं, अगर हम 3 नंबर की बात करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? ठीक है, बताइए भाई। हमारे साथ हैं अब्दुल गनी जी, बताइए। समझ में आ रहा है सर? बहुत बढ़िया, क्लियर है सर जी, नो प्रॉब्लम सर, डन, क्लियर सर, नो प्रॉब्लम, यस सर, क्लियर, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर, बहुत अच्छा बच्चों, थैंक यू सो मच। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं कह रहा हूं कि अगर हम 3 नंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या फार्मूला बन सकता है। ये कॉन्सेप्ट है, बस इसको बता के, इसका यूज नहीं हम लोगों को पढ़ना, लेकिन अब चूंकि इसका जिक्र कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझा के तब आगे बढ़ेंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें अब क्या कर सकते हैं? तो देखो बच्चे, इसमें एक चीज होता है, इसमें होता है एचसीएफ और इंटू क्या होता है? एलसीएम। तो ये तो पहले भी होता था, तो पहले 2 संख्याएं होती थी, अब संख्याएं कितनी है? 3। तो अगर संख्या 3 है तो इधर भी 3, देखो इधर 3 टर्म है तो इधर 3 टर्म होने चाहिए। तो जो अगला टर्म बनाता है हमेशा एचसीएफ बनाता है, तो इसका जो फार्मूला बन जाता है उसमें एचसीएफ का 1 पावर बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर 3 संख्याएं हैं तो एचसीएफ का 2 बार प्रयोग होगा और फिर एलसीएम का 1 बार प्रयोग है, एचसीएफ का स्क्वायर इंटू एलसीएम। अगर ऐसे ही हमारे पास 4 संख्या है, मान लो मैं कहता हूं मेरे पास फर्स्ट नंबर है, मैं कहता हूं कि मेरे पास सेकेंड नंबर है, मैं कहता हूं मेरे पास थर्ड नंबर है, मैं कहता हूं मेरे पास फोर्थ नंबर है, और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो एकदम सही समझ रहे हैं आप, आपके दिमाग में जो बात आ रही है बिल्कुल ठीक आ रही है कि इस बार एचसीएफ का पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास 5 संख्याएं होगी तो हम फिर से एचसीएफ को 4 बार करेंगे, 4 पावर देंगे, और एलसीएम 1 ही बार आता है। ये आगे इसी तरह से कितने भी नंबर के लिए यही फार्मूला काम करता है, बट हमारा जो काम है वो 2 संख्याओं के लिए होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। आई होप इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक बात एकदम सही चल रही है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और रेशियो को और ठीक समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने रेशियो को देखा कि भाई रेशियो जो है वो कॉमन चीज़ को घटाने के लिए बनता है, और रेशियो में हम अगर उस कॉमन चीज़ को दे देते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो वह उसकी वैल्यू को बता देता है, जिसको हम लोग एक्स मानते हैं। यही जो एक्स है निकालने के लिए हमने देखा कि अगर एक्स जो है नहीं पता है या सीएफ नहीं पता है, एलसीएम दे दिया गया, तो हम कैसे एक्स को पता कर पाते हैं। इतनी बात ठीक होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और मैं आपको रेशियो में और आगे लेके चलता हूं। रेशियो का काम एक और है। रेशियो क्या करता है? किसी चीज को बांटता है। जैसे समझिए, मान लीजिए एक पिता के 2 पुत्र हैं, और जो है पिता चाहता है कि मैं अपने पुत्रों को, दोनों लोगों को बराबर बराबर जो है, जो भी मेरी संपत्ति है पैतृक, वो मैं दे दूं। तो वो कहता है कि ठीक है, आधा तुम्हारा हो गया और आधा तुम्हारा हो गया। आधा का मतलब होता है 1/2, 1/2 का मतलब 1:2। अब यहीं पर हम इन सारी बातों को समझाएंगे, इसको अच्छे समझिएगा।
तो पहली चीज़ तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो कहता है कि दोनों को समान दे रहे हैं, यानी जितना पहले को मिल रहा है उतना बाद को मिल रहा है, तो रेशियो ये कहता है कि अगर दोनों लोगों को बराबर मिल रहा है और मान लीजिए यह ए है और यह बी है, तो इनका जो संपत्ति में जो अनुपात होगा वह 1:1 होगा। इसका मतलब हम रेशियो को अभी तक ये समझ रहे थे कि रेशियो जो है कंपेयर जरूर करता है, तुलना जरूर करता है। यहाँ भी रेशियो तुलना कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो तुलना है वह संपत्ति के मामले में हो गया, या हम किसी चीज का भाग बनाएंगे उसके बारे में हो गया। तो बराबर में कोई दिक्कत नहीं, 1:1 का मतलब हो गया दोनों को बराबर हो गया, ठीक। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि हम ए को आधा देंगे तो 1/2 और बी को भी आधा देंगे तो 1/2। अब ये सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू कट जाती है और इसका अनुपात क्या आ जाता है, 1:1 हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि एक पिता ऐसा है जिसके 2 पुत्र हैं, ए और बी पुत्र हैं। अब ए क्या करता है कि जो ए पुत्र है वह अपने पिता की सेवा बहुत करता है और बहुत ध्यान रखता है, और बी जो है वो न अपना ध्यान रखता है, न पिता और न परिवार का ध्यान रखता है। पिता को ये ऐसा लग रहा है कि जो मेरा सेवा कर रहा है ये बहुत योग्य है और यह अपना जीवन जी सकता है। तो अगर जीवन जी सकता है, आगे इसको पैसे वैसे की दिक्कत नहीं पड़ेगी, ये मेहनती है, समझदार है, कर लेगा, तो पिता ऐसा करता है जो सेवा कर रहा है। वैसे सामान्यतः तो ऐसा होता है कि जो ज़्यादा सेवा करता है उसको ज़्यादा नहीं दिया जाता है, लेकिन इस पिता की फिलॉसफी थोड़ी अलग है। तो वो कहता है कि जो बच्चा मेरा सेवा नहीं कर रहा है उसको मैं ज़्यादा पैसा दे देता हूँ, ताकि वो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा है, कम से कम कुछ जीवन उसका बीत जाएगा, और जो कर रहा है ठीक कर रहा है उसको पैसे की जरूरत क्या है। तो वो पिता ऐसा काम करता है कि वो धन का बंटवारा 1:2 में कर देता है, मतलब अपने पूरे धन को 3 भाग में बांटता है और एक हिस्सा वो पहले को और दूसरे हिस्सा दूसरे को दे देता है। ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर धन का बंटवारा बराबर नहीं हुआ, किसी भी कारणवश से, किसी भी भाव के वश एक को ज़्यादा मिल रहा है और एक को कम मिल रहा है, और वो ज़्यादा कम कितना मिल रहा है उस बात को हम ऐसे मान लेते हैं 1:2 है। अब वो कोई भी रीजन है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें जो ए है, इस ए का जो भाग है, यहीं पर एक शब्द समझिएगा, एक शब्द बताया जाता है भाग, या इसी को इंग्लिश में एक शब्द बोला जाता है PART, पार्ट। तो भाग शब्द कैसे बनता है इसको हमें समझना पड़ेगा। तो भाग शब्द समझने के लिए रेशियो कहता है कि आपने कुल कितने भाग किए होंगे, तो 1 और 2 यानी टोटल भाग आपने किया 3, और पहले वाले को आप कितना दे रहे हैं 1, तो ए का जो भाग होगा वह 1/3 हो जाएगा, और जो बी का जो भाग होगा वह कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को हम समझेंगे कि अगर कभी भी हमें कोई रेशियो दिया गया है और उसमें हमें भाग बनाना है, पार्ट बनाना है, तो हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। आइए इस बात को मैं समझाने का और प्रयास करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई धन है जिसको हम 1:2:3 के अनुपात में इन तीनों लोगों में डिवाइड करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। ऐसा मान लीजिए, या हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई कोई बिजनेस है जिसमें जो है सी ने सबसे ज़्यादा काम किया है, उसके बाद बी ने काम किया है, उसके बाद ए ने काम किया है। तो यहाँ पर हम एक बिजनेस के पैसे को बांटना चाहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए को कितना देना है, बी को कितना देना है और सी को कितना देना है? तो रेशियो दिया गया है 1:2:3 या जो भी रेशियो दिया हो। हम ये कहते हैं कि अगर हमें 1:2:3 दिया गया है, इसमें अगर मैं पूछूं कि ए को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे ए को 1 मिलेगा, कितने में से? 3, 2, 5 और 1, 6 में से। तो ए को जो मिलेगा, ए का जो भाग बनेगा वह 1/6 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, जब आप बी का भाग बना रहे होंगे तो आप कहेंगे बी को भी 2 मिलेगा, कितने में से? टोटल कितना है? तो टोटल हमारे पास 6 है। तो अगर हम 2/6 को देखें तो फिर से एक बात समझिएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशियो जो होता है हमेशा को प्राइम नंबर होता है, ऐसे जब आप भाग बनाते हैं तो एक फ्रैक्शन बनता है, और फ्रैक्शन जो होता है वह A/B का मतलब A/B होता है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है? देखिए, फ्रैक्शन जब हम कभी किसी भिन्न की बात करते हैं, हालांकि इस टॉपिक को पूरा एक टॉपिक है अपने आप में फ्रैक्शन, लेकिन हम यहाँ पर भिन्न में नहीं जाएंगे, बस बेसिक सी बात जो आपके काम की समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी भिन्न कैसे बनता है? भिन्न में ऊपर होता है अंश और नीचे क्या होता है? हर होता है, या इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं कि यह न्यूमरेटर होता है और ये क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन बनता है। डिनोमिनेटर क्या कहता है कि हम कुल कितने पार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए मेरे पास कोई एक चीज़ है और इस एक चीज़ के मैंने 4 पार्ट कर दिए, और 4 पार्ट में से हम इस एक पार्ट को कंसीडर करना चाहते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि भाई देखो, हम 1 कंसीडर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पूरा पार्ट कितना है? 4। तो हम इसको 1/4 से प्रदर्शित करते हैं।
अब मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें 3, हमारा बचा कितना, तो आप कहेंगे 3, तो उसको हम क्या कहेंगे कि अगर 1/4 है तो यही हमें बता देता है कि बचा हुआ पार्ट कितना होगा, तो 3/4 हो जाएगा। मान लीजिए हम कहते हैं 1/10 है तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। लेकिन इस यहीं पर एक चीज मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए हम यहाँ पर इसको 2 चीज को मार्क कर देते हैं, तो आप ये देख रहे होंगे कि हमको 2 मिला और कितने में से मिला, 4 में से, तो हम 2/4 को फिर से वापस कटा सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/2। यानी हम ये समझ गए कि इस पूरे चीज का 4 पार्ट करने की जरूरत नहीं था। अगर हम इस 4 करके 2 ले रहे हैं, मतलब हम इतनी चीजों को ले रहे हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन होता है, जो भिन्न होता है, और जो हमारे पास रेशियो होता है, ये सारे क्या होते हैं, हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं, और इसको हम लोग आपस में कटा के मिनिमाइज फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हमने ए का पार्ट पूछा तो आपने कहा ए का भाग 1/6 होगा, बी का पूछा तो 2/6 ना करके हम इसको कटा देंगे थोड़ा सा, और बी का पार्ट हम बताएंगे कि बी का जो पार्ट है वह 1/3 है। इसी तरह से अगर हम सी का पार्ट बताएंगे तो देखो 3/6 आ जाएगा, 3 6 में से जो आपस में फिर से कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस तरह से हम पार्ट बनाते हैं, भाग बनाते हैं, जिसकी जरूरत आपको राइटिंग में पड़ेगी। अगर हमारे पास कभी भी रेशियो दिया गया है और हमें किसी चीज का शेयर निकालना है, हिस्सा निकालना है, बंटवारा करना है, डिवीजन करना है, तो हम पार्ट के माध्यम से बढ़ते हैं। तो हम उसका पार्ट बता सकते हैं। पार्ट बनता कैसे है, जिसको कंसीडर करना है उसकी वैल्यू कितनी है और टोटल कितनी है, इस तरह से हम उसके पार्ट को बता सकते हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में डाटा दिया गया हो, जैसे सपोज करिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये पूरा पैसा 60,000 रुपया है, हमारे पास 60,000 की संपत्ति है, और ये 60,000 रुपया जो है मैं किसको देना चाहता हूं, ए, बी और सी को देना चाहता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि इसमें ए को कितना मिला। तो आपका एक लाइन ये होगा कि भाई कुल संपत्ति 60,000, अब दिया गया रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आप उसको लिखेंगे भाई कि 1:2:3। फिर आप लिखेंगे कि जो है इसमें ए का भाग, तो आप कहेंगे ए को 1 मिलता है 6 में से, तो ए का भाग हो जाएगा 1/6। अब हम लिखेंगे अगली लाइन में कि ए को मिले संपत्ति का भाग। ये सब राइटिंग जब हम लोग क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीज समझ रहे हैं, केवल रेशियो का प्रयोग सीख रहे हैं, तो इसलिए अभी हम केवल समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम डीआई में पहुंचेंगे, जैसे ही क्वेश्चन उठाएंगे, हम एक एक चीज को लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम लिखने का है, तो मैं आपको मॉडल आंसर कैसे बनता है, किन चीज को कहाँ पे लिखना है, कैसे नंबर बढ़ सकते हैं, कैसे घट जाते हैं, वो सब मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। लेकिन पहले हम ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग पहले ये तो समझ लें कि अगर कहीं 1/6 आता है तो हम क्या करेंगे। तो आप कहेंगे अगर इसमें हमसे ये पता करना है कि ए का हिस्सा कितना है, ए का शेयर कितना है, तो ए का शेयर निकालने के लिए टोटल पैसा मेरे पास पता चल गया कि 60,000 है, और 60,000 का हमें ए का पता करना है, ए का भाग 1/6 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इस 6 से ये 6 कट जाएगा, और इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10,000। तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि ए का जो हिस्सा है वो 10,000 है। इसी तरह अगर बी का पूछा जाएगा तो 20,000 आएगा, इसी तरह सी का पूछा जाएगा तो 30,000 आएगा। इन सबको जोड़ के आप देख लें तो 10 + 20 + 30 तो 60,000 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई हुई कि हम किसी भी संपत्ति का, किसी भी चीज का बंटवारा करना है या उसमें पता करना है कि वो चीज कितना है, तो हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रुकिए, एक बार मैं कमेंट सेक्शन देखते हुए तब आगे बढ़ूंगा। समझ में आ रहा है सर हम एसएससी के स्टूडेंट रह चुके हैं, बिना पेन उठाए आंसर लाने की आदत है, बट बीपीएससी आंसर नहीं सोल्यूशन मांगता है। एकदम सही कह रहे हैं गौरव जी, ऐसा ही होता है। ठीक है, जितना शुक्रिया उसे, जितना संख्या उससे, हाँ जितना संख्या जो है हम लेते हैं उससे हमेशा एक जो है पावर एचसीएफ का कम होता है। एकदम सही समझ गए आप, यही बात हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे साथ हैं सरवण लता, और हमारे पास हैं भाई गौरव जी। गौरव जी कहते हैं मांगता है वहाँ कैसे बनाकर आना है उसे बता दीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। वो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग मॉडल आंसर पे काम करेंगे, लेकिन अभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका प्रयोग करना है उसको सीख लेते हैं। इसके बाद हमारे साथ भाई अब्दुल गनी जी हैं, क्लियर है सर। माला कुमारी कर रहे हैं क्लियर है सर। अविनाश संजय जी कर रहे हैं कि डन ओके। तो मुझे लगता है यहाँ तक बातें ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। बोलिए भाई, यहाँ तक सब ठीक है? बहुत अच्छा लगता है सर की क्लास, बहुत अच्छा। विजय कुमार जी पासवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं दिवाकर कुमार पंडित, क्लियर सर, डन। चलिए भाई बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो मैं वापस आता हूं। हमने आपको 2 चीजें समझा दी, 2-3 चीजें समझा दी, ये आप समझ गए होंगे। रेशियो की बेसिक बातें हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। रेशियो में थोड़ा सा आगे चलता हूं और एक अगली बात समझाने का प्रयास करता हूं। ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक शब्द आता है रेशियो में, इसको हम लोग बोलते हैं
प्रपोर्शंस, और प्रपोर्शंस का मतलब होता है, इसको हिंदी में जानिए ज़्यादा, समानुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। समानुपात, प्रपोर्शंस। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग प्रपोर्शन बोलते हैं और उसी को हम लोग समानुपात बोलते हैं। प्यारे बच्चों, हम इस बात को अच्छे समझते हैं। समान अनुपात, समानुपात का मतलब समान प्लस अनुपात, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें पहला जो अनुपात है और जो दूसरा अनुपात है वह दोनों अनुपात बराबर हो जाए। इस बात को मैं आपको अच्छे समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखो, कभी भी कोई कंपोजिशन फाउंड होता है, कोई दवाई फाउंड होती है या कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए हम पानी को ले लें, पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। H2O अगर फॉर्मेट हुआ है तो उसमें दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे और एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा। अब H2O चाहे यहाँ का हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे चंद्रमा पर बना हो, चाहे कहीं पर भी होगा, अगर पानी के कंपोजिशन को देखोगे उसकी मात्रा कुछ भी रही हो, लेकिन जब हम उसको देखेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो उसका जो कंपोजिशन होगा उसमें दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का होगा और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा, 2:1 का अनुपात होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे मैं थोड़ा सा मान लूँ, चाहे मैं ज़्यादा मान लूँ, इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ भी अनुपात सेम है, वहाँ भी अनुपात सेम है। ऐसे मामले में हम ये कह सकते हैं कि वाटर कहीं का भी हो, पानी कहीं का भी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है मॉलिक्यूल का वो सेम होगा। ये बात मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझ सकें। हम यहाँ पर ये समझना चाहते हैं समान अनुपात, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो समान अनुपात के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक रेशियो है जिसका नाम है ए और बी। ए और बी का वही अनुपात है जो अनुपात है सी और डी का, मतलब सी डी की भी वही वैल्यू है जो ए और बी की है, लेकिन हम इसको ए बी बोल रहे हैं, इसको सी डी बोल रहे हैं। और यह चूंकि समान अनुपात है तो समान अनुपात का सिंबल जो होता है, जैसे हम 4 पॉइंट लगा देते हैं, इसको बोलते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो गई। ये रेशियो का टर्म होता है। 4 पॉइंट लिख देने से पहला रेशियो और दूसरा रेशियो आपस में बराबर हो जाता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बता रहा था कि ए रेशियो बी का एक मतलब होता है। ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है? ए रेशियो बी का मतलब ए बाई बी होता है। यानी अगर कहीं भी ए बाई बी लिखा गया है तो वह दो चीज़ों का कंपेयर है। दो चीज़ें कौन सी हैं? ए और बी। ए और बी के रेशियो को हम लोग ए रेशियो बी बोलते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि दे दीजिए मुझे, तो मैं ये आपसे ये कहता हूँ कि अगर हमारे पास ए रेशियो बी लिखा गया है तो ए रेशियो बी को हम ए बाई बी बोलते हैं। तो आप ये कहेंगे सर इसकी वैल्यू हो गई ए बाई बी और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे इक्वल हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? सी बाई डी हो जाएगी। तो ए बाई बी और सी बाई डी आपस में बराबर हो गए। अब जो लोग मैथ पढ़ते हैं थोड़ा बहुत जानते होंगे आप कि अगर हम इस तरह के कभी भी इक्वेशन में जाते हैं तो अगर जो भी चीज़ नीचे रहता है वो क्रॉस मल्टीप्लाइड करके ऊपर चला जाता है और जो यहाँ पे नीचे रहेगा वो भी क्रॉस मल्टीप्लाइड करके ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से हमें एक चीज़ पता चल जाएगा, अगर हम यहाँ पर ए डी लिख दें और यहाँ पर हम अगर बी सी लिख दें तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से मेरी बात को समझें, अगर हम डी को यहाँ भेज दें तो यह ए डी बन जाएगा और अगर हम बी को यहाँ भेज दें तो बी सी बन जाएगा। तो इसका एक मतलब हो गया और ये मतलब ये हुआ कि ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया? बी सी हो गया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि अगर चार संख्याएं ए बी सी डी समान अनुपात में हो, यानी ए रेशियो बी की वैल्यू सी रेशियो डी के बराबर है, ऐसे केस में ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाता है। ए का नाम होता है प्रथमानुपात, बी का नाम होता है द्वितीयानुपात, सी का नाम होता है तृतीयानुपात और डी का नाम होता है चतुर्थानुपात। नाम है, पहले आ गया तो उसको प्रथमानुपात बोल देते हैं, दूसरे नंबर पर जो आया उसको द्वितीयानुपात बोल देते हैं, तीसरे नंबर पर जो आया उसको तृतीयानुपात बोल देते हैं, यानी जो लास्ट में डी आया उसको हम चतुर्थानुपात बोलते हैं। लेकिन इसमें एक रिलेशन हो गया कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसको याद करने का तरीका ये होता है कि मैं कहता हूं कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो हम देख रहे हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू, हम अगर बाहर की वैल्यू ले लें और हम अंदर की वैल्यू ले लें, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो इनकी वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती है। तो ये फार्मूला आपको याद ही रहेगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को मैं और अच्छे समझा देता हूं।
देखो इस बात को और क्लियर कर लो। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे लिखा 4, हमने यहाँ पे लिखा 5, तो 4 और 5 के बीच वही अनुपात है। अगर मान लो मैं 4 की जगह पे यहाँ पे 40 लिख दूँ और 5 की जगह पे यहाँ पे 50 लिखूँ, तो 40 और 50 का भी अनुपात निकालूंगा तो वह 4:5 ही आएगा। मान लो मैं नहीं निकालता हूँ और मैं 40-50 ही लिख लेता हूँ, गलत तो कुछ है नहीं, बस कटाया नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि जो ये अनुपात है और जो ये अनुपात है दोनों आपस में बराबर हैं, है ना। इसी को हम समान अनुपात कहते हैं कि जो पहले का अनुपात आ रहा है जो बाद का अनुपात आ रहा है बराबर आएगा। इसमें एक चीज देखो, अगर मैं बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर दूं और अंदर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो देखो 50 में अगर 4 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 200 आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर देखना 40 में अगर 5 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये भी 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज समझ लो कि इसकी वैल्यू भी 200 है और इसकी वैल्यू भी 200 है, तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हुए कि नहीं। इसी बात को फार्मूला कहता है कि AD = BC। ये कब होता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं। जब दो अनुपात बराबर हो जाते हैं इसी को हम लोग समान अनुपात कहते हैं। समान अनुपात में पहला अनुपात और दूसरा अनुपात हमेशा और हमेशा बराबर होता है। इसका एग्जाम्पल हमने आपको पानी वाले एग्जाम्पल से समझाया था। मैं ये कहता हूं कि ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 5 है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक संख्या 7 है, मान लीजिए यहाँ पर हम समानुपात दे रहे हैं, और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया, सपोज करिए कि ये संख्या 15 है और हमने यहाँ पे लिख दिया भाई कि ये संख्या में नहीं पता है x है। फिर से हम इस बात देखते हैं, इसमें एक लाइन ऐसे बन जाएगा कि मान लीजिए 4 संख्याएं समानुपाती हैं, पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 7 है, तीसरी संख्या 15 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। या हम इसको सीधा सीधा बोल देते हैं कि 5:7 ये समानुपात रखता है 15:x से, x की वैल्यू क्या होगी। तो इस समानुपात वाले कॉन्सेप्ट में हम एक वैल्यू को मिसिंग करके उसको पूछ सकते हैं। वो पहले को मिसिंग कर सकते हैं, दूसरे को, तीसरे को या चौथे को। जैसे इस क्वेश्चन में चौथे को मिसिंग कर दिया। आपके पास तरीका क्या बनता है? आप ये कहेंगे सर इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, इसमें हमें बस इतना सा काम करना है कि भाई ये पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू, ये बन गया BD, ये बन गया AD और ये बन गया BC। फार्मूला ही होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप कहेंगे इस फार्मूले के हिसाब से 5x की जो वैल्यू है वह 7 × 15, 15 × 7 होता है 105। हम यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू बता सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वह 105 और बटे में कितना हो जाएगा 5, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वह 21 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू है वह कितना मिल गई? 21 मिल गई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कभी भी हमारे पास अगर समानुपात का केस बनता होगा और उसमें एक वैल्यू मिसिंग होती होगी तो हम उसको इस कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे। इसमें एक बात और आपको सीखना है, इसमें 2 केस होता है। एक तो हमने देखा 4 संख्याओं वाला, एक हम देखेंगे इसमें 3 संख्याओं वाला। कई बार कहता है कि आपके पास 3 ही संख्या है ABC और वो समान अनुपात में है। तो मैं कहता हूँ कि समान अनुपात होने के लिए कम से कम 2 अनुपात बराबर होने चाहिए। 3 संख्याओं में कैसे हम 2 अनुपात को बराबर करेंगे? तो इसका सामान्य सा रूल ये होता है कि हम A के साथ B का अनुपात निकाल लेते हैं और B के साथ C का अनुपात निकाल लेते हैं, और इसको बोला जाता है कि 3 संख्याएं समान अनुपात में है। यानी A B के साथ वही अनुपात रखता है जो B C के साथ अनुपात रखता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि ठीक है A का अनुपात B के साथ वही है जैसा कि B का अनुपात C के साथ में है, तो आप इस बात को समझिएगा कि अगर A का अनुपात C के साथ जैसा है वैसा ही B का अनुपात B के साथ हो जाएगा, मतलब B का अनुपात C के साथ हो जाएगा। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट में जानते हैं कि बाहर का जो मल्टीप्लिकेशन बनता है और जो अंदर का वो आपस में बराबर हो जाता है। अगर समानुपात का केस लागू हो गया तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है, वो फार्मूला ये बन जाता है कि B² = AC। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आप देखे भी होंगे अगर मैथ पढ़ते होंगे। तो B² = AC का जो फार्मूला बनता है वो यहीं से बनता है कि अगर हमारे पास 3 नंबर जो हैं अगर वह समान अनुपात में है, 3 संख्याएं अगर समान अनुपात में हैं तो B² = AC बन जाता है। इसमें A को प्रथमानुपात, B को द्वितीयानुपात और C को तृतीयानुपात बोलते हैं। यहाँ पर B का एक विशेष नाम होता है, क्योंकि B A और C के बीच में है, और अगर कभी भी कोई चीज़ 2 लोगों के बीच में हो तो उसके लिए शब्द यूज करता है मध्यानुपात। तो हम ये कह सकते हैं कि B का एक और नाम होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, या हिंदी में इसको बोलते हैं मध्यानुपात। तो हम इसको हमेशा बोलेंगे जब भी हमसे कोई पूछे कि भाई B क्या है तो हम उसको द्वितीयानुपात भी बोल सकते हैं, लेकिन एक नाम और होता है मध्यानुपात। तो कभी भी अगर हमारे पास 3 संख्याएं हैं और वो अगर समान अनुपात बनाती हैं तो हम आराम से बता सकते हैं कि भाई जो इसमें जो हमारे पास अनुपात बनता है A/B और B/C का, तो इसका फार्मूला बन जाता है B² = AC। इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 4 है,
एक संख्या मेरे पास x है और एक संख्या मान लीजिए मेरे पास 9 है, और हमने कहा कि ये तीनों संख्याएं आपस में समानुपात हैं, यानी 4x और 9 ये तीनों संख्याएं आपस में समानुपात में हैं। x की वैल्यू क्या होगी? तो आप इसको ऐसे कहिएगा कि सर अगर ये तीनों संख्याएं समान अनुपात में हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास फार्मूला होता है b² = ac, यहाँ बीच में x है तो x² ये बन जाएगा। इसमें हम इस बात को देखेंगे ध्यान से और हम इसको समझेंगे कि x² = a की वैल्यू यहाँ पर 4 है और c की वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि x² = 4 × 9 और x² की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 × 4 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए रूट करते हैं, किसी भी संख्या पे 3 पावर होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्यूब रूट करते हैं। तो यहीं पर अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूंगा तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, x की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? रूट में 36 हो जाएगी, और रूट 36 की वैल्यू आप लोग जान ही रहे हैं कितना होता है, रूट 36 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो x होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर हमारे पास तीन संख्याएं 4, x और 9 समान अनुपात में हैं तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि x की जो वैल्यू है इसमें कोई भी एक वैल्यू मिसिंग कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम फार्मूला लगा लेंगे b² = ac, जो पता होगा उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया रेशियो में जो तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग का चल रहा था कि हम समानुपात की बात करेंगे 4 संख्याओं के केस में और 3 संख्याओं के केस में। अगर यहाँ तक चीज़ें सही हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ आपको पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो हम कमेंट सेक्शन पर एक बार नज़र रखते हैं, देखते हैं कि क्या है भाई। अगर यहाँ तक सब ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए लगातार आप लोगों ने आंसर बताने का प्रयास किया है। हमारे साथ जो है विजय कुमार पासवान जी हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है सर। दिवाकर कुमार पंडित और माला कुमारी डन, ठीक है, बहुत अच्छे। हमारे साथ जो है लगातार आप लोगों ने आंसर बताया है। अविनाश रंजन और जो है अविनाश रंजन लगातार आप लोग आंसर बता रहे हैं। तो बच्चों यहाँ तक सब कुछ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग बात कर रहे थे रेशियो की, और मुझे लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ पूछना उछना नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए गुड। तो भाई अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रेशियो में हमने आपको जो है कई चीज़ें बता दी। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, अगले सेक्शन की तरफ चल जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमने जो है अब तक ये देखा कि भाई रेशियो में समान अनुपात होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रेशियो में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास a और b का अनुपात दिया गया है और हमारे पास b और c का अनुपात दिया गया है, तो हम a और b की मदद से और b और c की मदद से a रेशियो b रेशियो c जो है इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक, ये वाली बात मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कैसे करते हैं इसको समझिएगा। अगर कभी भी हमारे पास a रेशियो b की वैल्यू पता है और कभी भी हमारे पास b रेशियो c की वैल्यू पता है, तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए a रेशियो b की वैल्यू पता है और b रेशियो c की वैल्यू पता है, तो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो दोनों रेशियो में होनी चाहिए, और वो यहाँ पर b है। तो b पहले रेशियो में भी है और b दूसरे रेशियो में भी है। इसका मतलब b दोनों जगहों पर है, और अगर b दोनों जगहों पे है तो b की वैल्यू को समान करते हुए हम a, b और c को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इससे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं ये कहता हूँ कि तो जैसे मैं कहता हूँ कि सपोज करिए कि हमारे पास ए बी सी है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ए बी सी है और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ए रेशियो जो बी की वैल्यू है, जो हमारे पास ए रेशियो बी की वैल्यू है, वो मान लीजिए यहाँ पर 2 रेशियो 3 दी गई है, कुछ भी हो सकता है, हमने 2 और 3 मान लिया। और बी रेशियो सी की जो वैल्यू है हमारे पास 3 रेशियो 7 दी गई है, ऐसा हम मान लेते हैं 3 रेशियो 7 दिया गया। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। बच्चों आप ये कहिए कि ए की वैल्यू जिस समय 2 है उस समय बी की वैल्यू 3 है, जिस समय बी की वैल्यू 3 है उसमें सी की वैल्यू 7 है। लेकिन बी का सेक्शन यहाँ भी बी को 3 पे रखता है और बी का सेक्शन यहाँ भी बी को 3 पे रखता है, यानी दोनों जगहों बी की वैल्यू समान है। यानी हम ये कह सकते हैं जिस समय ए की वैल्यू 2 है उस समय बी की वैल्यू 3 है, और जिस समय बी की वैल्यू 3 है उसी समय सी की वैल्यू 7 है। तो बी की वैल्यू दोनों जगहों पे समान थी, तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बड़े आराम से हम इस बात को देख सकते हैं। इसी बात को हम ये कहते हैं कि अगर मान लो बी की वैल्यू बराबर नहीं होती तब क्या होता। तो इसके लिए बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम ये कह रहे हैं
कि मान लीजिए आप ऐसे समझें कि यहाँ पर जो है b की वैल्यू 3 है, और हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो b की जो वैल्यू है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, और इसके बाद फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसको बताइएगा। और मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 है, सपोज करिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 है, a/b की जो वैल्यू है वो 2/3 है, और b/c की वैल्यू हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 4/7 है। अब अगर मैं पूछ रहा हूँ कि a/b/c की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे? तो ये चीज समझने के लिए, इसको करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि भाई देखो, b की वैल्यू यहाँ पर 3 और b की वैल्यू यहाँ पर 4, और जब b दोनों जगहों पर है तो b की वैल्यू असमान क्यों? जो b की वैल्यू पहले में होनी चाहिए वही दूसरे में होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि a और b का जो रिश्ता है वो 2/3 का है, लेकिन b और जो c का रिश्ता है वह 4/7 का है। तो आप ये कहेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस b की जो वैल्यू को हम समान करेंगे। तो समान करने के लिए देखिए, ना तो 3 के टेबल में 4 आता है, न 4 के टेबल में 3 आता है, न तो हम 3 को 4 बना सकते हैं, ना हम 4 को 3 बना सकते हैं। तो 3 और 4 से कटने वाली एक संख्या होती है जो दोनों के टेबल में आती है, इसका मतलब इसका एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो 3 और 4 के टेबल की जो संख्या है वो 12 है, यानी 3 के टेबल में भी 12 आता है और 4 के टेबल में 12 आता है, तो हम दोनों को 12 बनाने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो हम कहेंगे अगर हम इसको 12 बनाते हैं तो 12 बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर अगर इसको आप 12 बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशियो का एक रूल होता है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में मल्टीप्लाइड होगा, और डिवाइड होगा तो दोनों में डिवाइड होगा, कटेगा तो दोनों जगह कटेगा। अगर कुछ मल्टीप्लाइड होगा एक रेशियो में दूसरे में भी होगा। तो आपने 4 से मल्टीप्लाइड किया तो ये b तो 12 बन गया, साथ में इसमें भी चेंज जाएगा। ऐसे जब इसको 12 बनाना है तो यहाँ पर हमें 3 का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, लेकिन 3 का मल्टीप्लाइड यहाँ पे होगा तो 3 का मल्टीप्लाइड यहाँ भी हो जाएगा। इस बात को हम लोग अच्छे समझते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 8/12 बनती हुई दिखेगी, और इसकी जो वैल्यू है वो दिखेगी आपको 12/7 × 3 कितना होता है 21। तो ये 12/21 दिखेगी। अब इस बात को समझिएगा, अब हम जिस b को देख रहे थे, जो b हमारे पास था, वो b की वैल्यू यहाँ भी 12 है और b की वैल्यू यहाँ भी 12 है। अब अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि a/b/c की वैल्यू क्या होगी, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कहेंगे a की वैल्यू 8 है, उसी समय b की वैल्यू 12 है, और जिस समय b की वैल्यू 12 है उसी समय c की वैल्यू 21 है। और अगर इन तीनों में कुछ कॉमन होता तीनों में तो हम इसको कटा देते, नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि a/b/c की जो वैल्यू है वह 8/12/21 है। आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, एकदम समझ वाली बात थी, आप इसको ठीक समझ पाएंगे होंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो दोनों जगहों पर कॉमन है, जो पहले में भी है और दूसरे में भी है, जब तक उसकी वैल्यू समान नहीं होगी तब तक वो रेशियो कैसे कनेक्ट होंगे। तो इसके लिए हमने ये प्रयोग किया कि भाई 3 और 4 है तो दोनों से कटने वाली संख्या 12 थी, दोनों को 12 बनाने का प्रयास किया, उसका तरीका आपने देखा ही और हमने इसको निकाल लिया। इस चीज को बनाने का एक और तरीका है जो मैं आपको अभी डिस्कस करके आगे बढ़ूंगा। तो यहां तक आपने समझ लिया, यहीं पर हम इसके दूसरे भाग को भी समझेंगे कि इसमें एक और तरीका है, जिसे किसी को मान लीजिए एलसीएम उलसीएम लेने में दिक्कत हो रहा है तो ये भी कह सकता है कि ठीक है, मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि a/b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू जिस समय 2 है और b की वैल्यू उस समय 3 है, लेकिन b की वैल्यू 3 से बदल के 4 हो जा रही है, और उस समय c की जो वैल्यू है वह 7 हो जा रही है। तो हम कह रहे हैं जैसे ही जो कॉमन वैल्यू है अगर वो वैल्यू बदलती है तो हम लाइन चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर एक टेक्निक यूज किया जाता है। इस टेक्निक का प्रयोग करके हम a/b/c को निकालते हैं। ये टेक्निक ये कहता है कि देखो, अगर आपके पास a और b पता है तो आपको जिस चीज नहीं पता है वो c नहीं पता है, और जब आपको b और c पता है तो आपको जो चीज नहीं पता है वह a पता है। तो ये रूल कहता है कि देखो, इसमें एक रूल लगता है जिसको हम लोग कैप्चर मेथड बोलते हैं, या इसको हम ये कह सकते हैं कब्जा विधि। कब्जा विधि ये कहता है कि अगर 3 यहाँ पर है और 3 के बगल की कोई भी सीट खाली है तो 3 यहाँ पर कब्जा कर लेगा, तो इस सीट पर हमें 3 को भेजना पड़ेगा। और कैप्चर मतलब ये कहता है कि अगर यहाँ पर 4 है और 4 के बगल की कोई सीट खाली है तो उस पर 4 कब्जा कर लेगा। हमेशा ध्यान रखना, कब्जा हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा और बगल वाला उस सीट पे चला जाएगा। मान लीजिए अगर हम डी की भी बात करते हैं यहाँ पर और यहाँ भी सीट खाली होता तो वो अभी कब्जा सी के द्वारा ही किया जाता। अब ये मेथड कहता है कि अगर आप ऐसा कर लें तो उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, जो आमने सामने उनका मल्टीप्लाई कर दें। आमने सामने का जब रेशियो मल्टीप्लाइड किया जाता है इसको बोला जाता है मिश्रित अनुपात, इसको बोलते हैं मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में आमने सामने के रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 4 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं
तो 8 हो जाएगा। 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा। 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 21 हो जाएगा। तो इस तरह से जब मैं A रेशियो B और रेशियो C की बात करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह 8 रेशियो 12 रेशियो 21 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, एकदम आसान सा तरीका था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं इस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जरा करके इसका आंसर बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये चीज़ आ गई है। तो भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मेरा क्वेश्चन आपके साथ में ये है कि A रेशियो जो B है उसकी वैल्यू 3 रेशियो 5 है और जो B रेशियो C है इसकी जो वैल्यू है वह मेरे पास 4 रेशियो 9 है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि A रेशियो B रेशियो C इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जरा इसका करके आप बताएं तब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब बताइए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। गौरव, अविनाश रंजन, हेमंत, माला कुमारी, अनीता, प्रीति कुमारी और सभी बच्चे लगातार आप लोगों ने देखिए पहले आंसर दिया है और अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो आप ये कहोगे कि भाई देखो सर यहाँ पे बड़ा सिंपल सा तरीका है और हमें करना क्या है, हमें यही करना है कि हम A की वैल्यू को अगर यहाँ पे देखें तो A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू 5 है। B की वैल्यू बदल रही है, B की वैल्यू 4 हो गई और C की वैल्यू 9 हो गई। तो यहाँ पर कुछ सीट खाली है और इस खाली सीट का होता क्या है ये सबको पता है कि बगल वाला जो है इस सीट पे चला जाता है और इसको कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पर जो कब्जा होगा वो 5 का कब्जा हो जाएगा और यहाँ पे जो कब्जा होगा वो 4 का हो जाएगा और हमारा आंसर बन जाएगा। तो 4 × 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 × 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा और 9 × 5 करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। इस तरह से हम A रेशियो B रेशियो C को बता पाएंगे कि A रेशियो B रेशियो C की जो वैल्यू है वह 12 रेशियो 20 रेशियो 45 हो जाएगी। आपने लगातार देखिए इसका आंसर बताया है, कई सारे बच्चों ने बताया है। जिन्होंने पहले बता दिया था उनका मैं नाम बता देता हूँ किन किन बच्चों ने बताया। भाई हमारे पास सौरभ है, कुमार सौरभ है, हमारे साथ हेमंत है, हमारे साथ जो है अनीता है, हमारे साथ पुष्कर हैं, हमारे साथ दिवाकर हैं, हमारे साथ राजन हैं, अजीत हैं और इसके बाद हमारे पास जो है विजय कुमार हैं, गौरव हैं, माला कुमारी हैं और भी मान लीजिए माला कुमारी आपका 3 रेशियो 5 रेशियो 9 आया है। क्या मुझे लग रहा है कि ये कटा दिया आपने, किससे कटेगा? अगर मैं इसको 2 से कटाना चाहूँगा तो नहीं कटेगा, 3 से कटाना चाहूँगा तो भी नहीं कटेगा, 5 से कटाना चाहूँगा तो नहीं कटेगा। मुझे लग रहा है कटेगा नहीं, आपने थोड़ा गलती से कटा दिया है। बाकी सब लोगों का आंसर जो है 12, 20 और 45 है। तो 5 से देखिए कट तो जाएगा लेकिन जो है अगर 10 रहता या 15 रहता तो कटता, 12 कैसे कटेगा? तो 12 नहीं कटेगा। तो थोड़ा आप उसको ठीक करें। बहुत अच्छा, लगभग सभी लोगों ने देखिए बता दिया, बहुत सारे बच्चों लोगों ने। तो भाई यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। बोलिए, अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर कि हम रेशियो को कनेक्ट कर पाते हैं। रेशियो में जब भी 2 रेशियो आपस में बराबर होता है तो हम लोग जब भी 2 रेशियो हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो जो कॉमन वैल्यू होती है उसको हम लोग बराबर करते हैं और या हम कब्जा मेथड का प्रयोग करते हैं और इस तरह से आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए भाई, ये बड़ा रेशियो का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाने का शुरू में ही प्रयास कर दिया कि भाई आप रेशियो पहले ही समझ लो, फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या होगा। बोलिए, यहाँ तक ठीक है? अच्छा चलिए, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है, ध्यान रखना है। हाँ ये बात सही कि अगर कुछ कॉमन है तो हम कटा देंगे, बट वो बाई मिस्टेक आपने कर दिया होगा, इसको 15 आपने पढ़ लिया होगा। हाँ अगर ये 15 होता है तो जरूर कट जाता और आपका आंसर सही हो जाता। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर। अविनाश रंजन जी आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट, बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमने A रेशियो B की बात की, यहां पर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। A का कंपेयर किसी के साथ करना चाहते हैं, B के साथ में करना चाहते हैं। A और B का जब हम कंपेयर करते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि भाई A का हिस्सा कितना है और B का हिस्सा कितना है। ठीक है, दिख पाता है कि A बड़ा है, B बड़ा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या गैप होगा, किस रेशियो में चीजें चल रही हैं, ये बात हम समझ पाते हैं। तुलनात्मक वैल्यू को हम समझ पाते हैं।
हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास A रेशियो B गिवन है, A और B को हम यहाँ पर देख रहे हैं, और हमने कहा कि मान लीजिए A रेशियो B की वैल्यू, सपोज करिए कि हम ये कहते हैं कि A रेशियो B की वैल्यू, अब तक हमने ये देखा था कि A और रेशियो B की वैल्यू बड़ी सिंपल दी जाती थी, लेकिन मान लीजिए हम कहते हैं कि A रेशियो B की वैल्यू 1/2 रेशियो 2/3 जैसा कुछ दिया गया है, तो इसमें गलत क्या है? तो गलत तो कुछ नहीं है, रेशियो है, फ्रैक्शन में कंपेयर कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक रूल लागू हो जाता है, और वो रूल ये कहता है कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो अगर रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे? रेशियो में पहले ही तुलना कर रहे हैं, फ्रैक्शन में तुलना कर रहे हैं, तो जब रेशियो आ गया तो फ्रैक्शन क्यों हो? तो इसका रूल होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अगर हमारे पास 2 रेशियो की बात होती है, अगर हमारे पास 3 रेशियो की बात होगी तो यही एलसीएम की बात होगी, जिसको हम अभी समझेंगे। तो मैं कहता हूँ कि इसको आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, और इसको चेंज करते समय वही तरीका हम लोग यूज करते हैं कि भाई ठीक है, ये 2 जो है यहाँ पे चला जाएगा, और जो ये 3 है यहाँ पे चला जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आया कि इसके रेशियो का जो अनुपात होगा वह 3:4 होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप समझ पा रहे होंगे। 2 के केस में दिक्कत नहीं होती है, क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं कि मान लीजिए हम 2 रेशियो की तुलना करते हैं, A और B की, और इसकी वैल्यू मान लीजिए 4/5 है, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि हमारे पास 3/7 है, और हमने कहा इसका रेशियो क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर अगर ऐसा रेशियो है तो हम लोग इसमें एक काम करते हैं, और वो काम हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइड का कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड से जो ये चीज़ होगी, ये 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28 पे चला जाएगा, और 5 × 3 किस पे चला जाएगा, 15 पे चला जाएगा। तो हम ये समझ गए कि जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह 28:15 हो जाएगी। और इस तरह से हम इस बात को यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जब भी हमारे पास 2 रेशियो आते हैं, फ्रैक्शन में आएंगे, तो हम उस फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल उसका प्रॉपर रेशियो बनाएंगे, और यह बनाने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एकदम अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ, और मैं इस चीज़ को 3 के केस में देखता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास A है, मान लीजिए मेरे पास B है, और मान लीजिए मेरे पास C है, और मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि सपोज करिए कि A की जो वैल्यू है वह 2/3 है, और B की जो वैल्यू है वह 3/5 है, और C की जो वैल्यू है वह 4/7 है। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे A रेशियो B रेशियो C की सही वैल्यू चाहिए। हालांकि A रेशियो B रेशियो C दिया ही गया है, तो इसमें सही क्या करना है, सही ये करना है कि रेशियो कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता, उसको हमें फ्रैक्शन से बाहर लेके जाना है। तो हम कैसे फ्रैक्शन से बाहर जाएंगे? अगर आप में से कोई बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है तो जरूर बताएं, आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूं। क्वेश्चन फिर से आप देख लें। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने यहाँ पर लिखा है, मैं फिर से इसको दोबारा से लिखने का प्रयास करता हूँ ताकि आप चीज़ों को देख सकें। यहाँ पर A की वैल्यू 2/3 है, B की वैल्यू जो है वह 3/5 है, और जो C की वैल्यू है वह 4/7 है। और हमें से पूछा गया कि A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या होगी। तो क्या आप इसको बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बताएं भाई कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी करें। हमारे पास है भाई जो है राजन कुमार, और 28:15, ये पिछले क्वेश्चन का जवाब बता चुके हैं, प्रीति कुमारी, और हमारे साथ हैं स्वर्ण लता, और हमारे साथ हैं विजय कुमार पासवान, और हमारे पास हैं दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, ओके करने से काम कैसे चलेगा? आप बताइए हमको कि इसका जवाब क्या होगा। हमारा क्वेश्चन पहले समझ लें, हम इसको रेशियो फॉर्म में आपसे पूछ रहे हैं। हमारा आपसे पूछना ये है कि ABC हैं जिनके रेशियोज दिए गए हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, और इसको हम फ्रैक्शन से बाहर लाना चाहते हैं। देखिए हमारे पास आंसर आना शुरू हो गया है। हमारे पास अजीत कुमार का आंसर है 70, 60, 63। प्रीति कुमारी का आंसर है, हमारे साथ तेजस्विन जी का आंसर है। 2-3 लोगों ने भाई देखिए आंसर बताया है, और आप लोगों की संख्या बहुत है, तो आप लोगों से और लोगों से मैं उम्मीद रखता हूँ कि ज़रा बताइए। ठीक है, हेमंत का आंसर जो है अलग आ गया, और हमारे साथ हैं अविनाश रंजन। देखिए ये 4-5 बच्चों ने जो है लगातार, 6 बच्चों ने, स्वर्णलता है हमारे साथ में, और सुनील कुमार हैं। और आप लोगों के आंसर में अब यहाँ पर जैसे हेमंत का आंसर, स्वर्णलता का आंसर, और बाकी लोगों का आंसर, और देखिए पुष्कर, प्रकाश रमन का आंसर, ये सब थोड़ा डिफरेंट मुझे दिख रहा है, तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम 2 चीज़ें कर सकते थे। पहला जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आप जानते भी हैं, और वो आपने किया भी होगा। पहला चीज़ जो हम यहाँ पे कर सकते थे वो ये था कि भाई हमें एक
जो नीचे की संख्या है, क्योंकि रेशियो में जो ऊपर के नंबर हैं वो ठीक हैं। हमें जो प्रॉब्लम है वो 3 से प्रॉब्लम है, हमें जो प्रॉब्लम है वो 5 से प्रॉब्लम है, और हमें जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो 7 से प्रॉब्लम है। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारा रेशियो फ्रैक्शन में ना हो, जिसके लिए जो नीचे हमारे पास 3, 5 और 7 का प्रयोग किया गया, हम इसको हटाना चाहते हैं। इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। दूसरा ये तरीका होगा, अगर 3, 5 और 7 में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम बन जाता है। फिर से इस बात को सुन लें, अगर किन्हीं भी संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनको मल्टीप्लाई आपस में कर देने से एलसीएम बन जाता है। तो इसका मतलब अगर हम इसका एलसीएम देखें तो 3 × 5 15, 15 × 7 105। 105 एक ऐसी संख्या है, यानी छोटी छोटी ऐसी संख्या है जो 3 से, 5 से और 7 से आराम से कट सकता है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये था कि आप क्या करिए, आप 105 से मल्टीप्लाइड जो है पहले नंबर में भी, 105 से मल्टीप्लाइड आप दूसरे नंबर में भी, और 105 से मल्टीप्लाइड आप तीसरे नंबर में भी कर दीजिए। अगर ऐसा आपने कर दिया होता, 105 क्या है भाई, एलसीएम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। तो इस 3 से 105 कट जाएगा और ये 35 बार में इसको काट देगा। ऐसे बच्चों अगर हम 5 से इसको घटाएंगे तो 5 से ये वाली चीज़ इसको 21 बार में काट देगी, और ऐसे अगर हम 7 से इसको घटाएंगे तो ये इसको 15 बार में इसको कट कर देगा। तो हमारे पास जो हमारा आंसर है वो 35 × 2, फिर रेशियो में हमारे पास जो बचा है यहाँ पर मैं साफ साफ लिख देता हूँ 21 × 3, और रेशियो में जो हमारे पास था वो 4 × 15 है। हालांकि मैं यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करने से पहले ये कोशिश करूँगा कि अगर कुछ कटता है तो कटा लूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें 2 है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ 2 से कटने वाली नहीं है। 35 के 2 फैक्टर होते हैं, एक 5 और एक 7। ये 5 से कट जाएगा, लेकिन इसमें से कोई 5 से कटने के लिए तैयार नहीं है, तो आगे देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम जी ठीक है सर, थैंक यू। तो अगर हम यहाँ पर 7 की बात करें तो अगर हम 7 से देखें तो 7 से जो है, 7 से देखो ये तो कट गया, ये कट गया, लेकिन 7 से नहीं कटेगा। कॉमन हम उसको मानते हैं जो तीनों में कट जाए। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई यहाँ कुछ भी नहीं करा, तो इसका मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 × 2 की वैल्यू हम लिख लेंगे, यहाँ पे 70 आ जाएगा, और 21 × 3 की वैल्यू हमारे पास 63 आ जाएगा, और 4 × 15 × 4 की वैल्यू हमारे पास 60 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं, हमारे पास ये बात आ गई कि इसका जो अनुपात होगा वह 70:63:60 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का जवाब सही आ गया था। हम इस बात को लगातार आपके साथ में देख रहे हैं, और हमारे साथ हैं कुमार सौरभ, हमारे साथ हैं माला कुमारी, हमारे साथ हैं ये सभी बच्चे, और मैं यहाँ से आप लोगों को देख रहा हूँ हेमंत है, और देखो समीर जो है अपना आंसर भाई चेक करो कि क्यों आपका 10, 9, 12 आया है। सुनील कुमार है, देखिए आपका भी आंसर ठीक है। हमारे पास सोनलता है, चेक करिए कि आपका आंसर क्यों नहीं मैच कर पा रहा है, और आपने जो है 70 को कैसे कटा दिया 3 से, ये चीज़ आप देखिए। हमारे साथ है अविनाश रंजन, जिनका आंसर सही है। हमारे साथ हेमंत है, हेमंत आपने जो है कटा दिया है, कैसे कटा दिया है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन आपने कैसे कटा दिया, हमने तो कोशिश किया, कटा नहीं हमसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं लगातार, हम देखिए हमारे साथ विजय कुमार पासवान है, बहुत सारे बच्चों ने, आप सभी बच्चों ने लगातार जो है सही आंसर दिया है, और सबका आंसर आ गया। हमारे पास चंद्र किशोर हैं, और जो भी बच्चे हैं हम सबको यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से बताया, और इस बात को आप समझ गए होंगे। ये हमारे पास पहला तरीका था जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। हमने करना क्या था, हमें एलसीएम लेना था। एलसीएम वो संख्या होती है जो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उनके टेबल की संख्या होती है, और उनसे समय मल्टीप्लाई करना होता है, तो अपने आप वो नीचे वाली संख्याओं को कट कर देगा, क्योंकि उनसे कटने वाली संख्याओं से हमने मल्टीप्लाई किया। इसमें एक तरीका और होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेम क्वेश्चन को मैं फिर से लिख के आपको बताने का प्रयास करूंगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा पहला नंबर 2/3 है, मेरा दूसरा नंबर जो है 3/5 है, और मेरा तीसरा नंबर मान लीजिए 4/7 है, ठीक है। और मैं कहता हूं कि भाई ये रेशियो फॉर्म जो है, यह जो रेशियो फॉर्म दिया गया है, ये मान लीजिए हम ऐसा कहते हैं कि जो रेशियो फॉर्म दिया गया है, इसमें हमें ये नीचे 3 नहीं चाहिए, हमें नीचे 5 नहीं चाहिए, और नीचे में 7 नहीं चाहिए, यही हम चाहते हैं। हम रेशियो तो रखना चाहते हैं, लेकिन हमें चाहते हैं कि नीचे की वैल्यू ना आए। तो इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन रूल। हिडन रूल ये कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को हटाना चाहते हैं तो उसको छुपा लीजिए। तो हम कहते हैं कि भाई हमें 3 नहीं चाहिए, तो हम 3 को छुपा रहे थे, लेकिन जैसे हम 3 को छुपा रहे थे तो 3 को तो हम छुपा लेंगे, क्योंकि हम 3 को यहाँ पे छुपाना चाहते हैं, लेकिन हम 5 और 7 को नहीं छुपा पा रहे, क्योंकि 5 और 7 इसके नीचे तो है नहीं, लेकिन 5 और 7 इसके टीम वाले हैं। तो 5 और 7 क्या होता है कि धीरे से यहाँ पे पहुंच जाते हैं इसके पास।
जरा ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है, जिसको छुपाएंगे तो बाकी जो 2 रहेंगे वो ऊपर पहुंच जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है जिससे हम जल्दी कर सकते हैं। तो 5 × 7 35 और 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर 70 आ जाएगा। ऐसे अगर मान लो आप यहाँ पे जाएंगे तो आप 5 को छुपा लेंगे, लेकिन जैसे आप 5 को छुपाते हैं तो 7 और 3 21 और 21 3 से मल्टीप्लाई करके हमें दे देगा 63। और यहाँ पे देखिए जब आप 7 को छुपा लेंगे तो 3 और 5 15, 15 4 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या दे देगा 60। तो हम इसको हिडन रूल से भी इसको कर सकते हैं। हिडन रूल का नियम ये होता है कि हम जो उल्टा रिलेशन होता है, जो उल्टे रिलेशन में होता है, या जो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, उसको हाइड करके, और जब जैसे उसको हाइड करेंगे तो जो उसके बगल में वैल्यू होती है हमेशा टॉप पे चली जाती है। तो अगर मान लीजिए मैं 3 को हाइड करूंगा तो 5 और 7 ऊपर की तरफ जाएंगे और इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो 5 × 7 15, 15 5 × 7 कितना हो जाएगा 35, 35 × 2 70 आ जाएगा। ऐसे सेम प्रोसेस है, जब बी में जाएंगे तो बी को हाइड करेंगे तो जो यहाँ पर ए के नीचे और जो सी के नीचे वाली वैल्यू है वो इसको बीच वाली वैल्यू को बढ़ा देगी। इस तरह से हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, यानी गलत होने के कोई चांसेस नहीं होते। तो कभी भी हमारे पास रेशियो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो हमारा ये काम हो जाता है कि हम उसको फ्रैक्शन से बाहर निकालें, क्योंकि फ्रैक्शन भी अनुपात होता है और रेशियो भी अनुपात होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि भाई ठीक है, ये 70, 63 और 60 है, इसमें देख के साफ साफ पता चल पा रहा है कि सबसे ज़्यादा हिस्सा ए के पास में है, उसके बाद हिस्सा बी के पास में और उसके पास सी के पास में, और लगभग हम देख सकते हैं कि बी और सी का अनुपात आपस में बराबर है। इसी तरह से हम इसमें आगे अगर हम पूछें कि भाई इसमें ए का भाग कितना है, तो आप ए को कहेंगे 70 भाग मिला है। अब 6 दूना के 12 120 और 70, 120 और 70 कितना हो जाएगा 190, 193। तो अगर आप बनाएंगे कि ए का भाग कितना है तो 70/193 बना लें, बी का भाग निकालना है तो 63/193 कर लें, सी का भाग निकालना है तो 60/193 कर लें। इस तरह से हम इनके भाग को, इनके पार्ट को, अगर कभी इनकी वैल्यू निकालनी है तो आगे हम इसको 70x कर लेंगे एससीएफ मान करके, इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसका 63x कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 60x कर लेंगे। फिर जैसा क्वेश्चन में कहेगा कि टोटल वैल्यू ये है तो इन टोटल रेशियो को ऐड करके आगे बढ़ जाते हैं। ये 3 4 5 बातें जो आपको मुझे सिखानी थी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर यहाँ तक बात समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हैं अविनाश रंजन, कह रहे हैं सर बिल्कुल मस्त कॉन्सेप्ट है, सुपर सर, वेरी नाइस सर। हमारे साथ जो है विजय कुमार पासवान है। हमारे साथ हैं अब्दुल गनी जो कह रहे हैं कि मेरा गलत हो गया था सर। कोई बात नहीं, गलत होना कोई गलत बात नहीं है, बस उसको आगे नहीं करना है और उसको अच्छे से आप अभी से जहाँ जहाँ गलतियाँ उसको मार्क कर लीजिए। हमारे साथ हैं पुष्कर रंजन रमन जी, और हमारे साथ हैं अविनाश रंजन, और हमारे पास सभी बच्चे हैं। तो चलिए गौरव जी और सभी बच्चे, पुष्कर, प्रकाश, रमन और सुनील कुमार सब कह रहे हैं कि सर यहाँ तक एकदम बिल्कुल ठीक है, रेशियो का सब समझ में आ गया, हिडन रूल समझ नहीं आया। हमारे साथ देवेंद्र कुशवाहा हैं, और हमारे साथ हैं दिवाकर कुमार पंडित जो कह रहे हैं कि ठीक है सर। माला कुमारी कह रही हैं ओके सर। तो हम देवेंद्र जी की बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से रखते हैं। और हाँ, चंद्र किशोर जी सुपर सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। हम एक बार आपको फिर समझाते हैं देवेंद्र जी, इसको समझिएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जैसे देखो एक बात समझो, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप एकदम अच्छे समझिएगा, कोई घबराने जैसी बात नहीं है। हम लोग एक एक बात को समझते हुए चलेंगे, नहीं आएगा तो आपका काम ही पूछना और मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पर 2/3 है और हमने लिखा कि यहाँ पर 3/4 है, तो मैं ये कहता हूँ कि इसका रेशियो बनाओ, ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि सर ये तो 2 का कैसे बहुत आसान से बन जाता है। इसमें हो क्या रहा होगा, बेसिकली यह जो 3 है वो इधर, ये जो 3 है ये 3 इधर चला जाता है और ये जो 4 होता है वो इधर चला जाता है, यही हम लोग पढ़ते हैं। इसी बात को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम इस बात को ऐसे क्यों नहीं समझें कि 3 इसके नीचे है तो अब 3 को हम छुपा चुके हैं और जो बचा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस बात को ऐसे समझिए कि जो नीचे 3 है, क्योंकि हम 3 यहाँ पर देखना नहीं चाहते हैं, तो 3 कहीं जाएगा, कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन 4 इसको छुपाने से 4 इधर आ जाएगा, इसको छुपाने से 3 इधर जाएगा। ये बात 2 के केस में हो गया। अगर इसी चीज को हम लोग 3 संख्याओं में लेके चलें, जैसे हम ये कहें कि हमारे पास नंबर है 2/5, हमारे पास नंबर है 3/2, हमारे पास नंबर है 1/4, और मैं आपसे कहूं कि हमें इसका रेशियो बनाना है, तो आप इस बात को जरूर समझें कि देखो ऊपर 2 है, ऊपर 3 है और ऊपर 1 है, तो ये बात तो एज इट इज रहेगी रेशियो में। हमें ऊपर के नंबर से प्रॉब्लम है ही नहीं, जो नीचे के नंबर है हम उनको हाइड करना चाहते हैं। तो हिडन रूल ये कहता है कि जैसे ही आप इस बात को समझिएगा, जैसे ही आप 5 को छुपा रहे होंगे तो 2 चीजें हैं जो यहां पर आएंगी,
वो कौन सी दो चीजें हैं, 2 और 4, यानी 2 और 4 का मल्टीप्लाइड कितना होता है, तो इसको 8 का फायदा मिलेगा अगर ये रेशियो बनेगा तो। ऐसे ही जब इसको रेशियो बनेगा तो इसका 3 तो यहाँ पे रहेगा, ये वाली चीज हिडन हो जाएगी, तो यहां पर इसकी मदद करने के लिए 5 और 4 दो वैल्यू जाएंगे, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाइड मतलब जो इसके नीचे वो नहीं जाएगा, 5 और 4 जाएगा, तो 5 और 4 इसकी वैल्यू हो जाती है 5 का 20, तो यहाँ पर 20 चला जाएगा। ऐसे ही जब हम इसकी बात करेंगे, जब हम इसको यहाँ पर छुपाना चाहेंगे तो जो दो बची वैल्यू हुई 5 और 2, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, वो 10 यहाँ पे चला जाएगा। बस ये बात आपको समझना है कि नीचे 3 चीजें हैं, लेकिन जो नीचे उसको छुप करके बाकी 2 वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू में चली जाती है। तो अब देखिए इससे क्या हो जाएगा भाई, देखो ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर रेशियो बनाए इसका, तो अगर इसमें कुछ कॉमन होगा तो हम यहीं पे कटा के तब मल्टीप्लाइड करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हम कह रहे हैं 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 से देखो ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, और 2 से ये 10 कट के 5 भी आ जा रहा है। अब अगर हम कटाना चाहें तो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो हम इसको 8 लिख लेंगे। हम यहाँ पर 10 इंटू 3 कितना कर लेंगे, 30 कर लेंगे, और हम 5 इंटू 1 यहाँ पे कितना कर लेंगे, 5 कर लेंगे। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वह 8:30 और रेशियो 5 आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। बताइए, हमारे साथ हैं हेमंत जी। सर क्लास कितने क्लास में डीआई ख़त्म हो जाएगा? हमारे साथ हैं समीर जी, कह रहे हैं कि मैथ में हम बहुत कमज़ोर हैं सर। हमारे साथ हैं अब्दुल गनी जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू अब्दुल जी। हमारे साथ हैं जो है कुमार सौरभ, ओके सर। हमारे साथ हैं सुनील कुमार एवेंसम सर। हमारे साथ हैं अब्दुल गनी जी, समझ में आ रहा है सर। हमारे साथ हैं हम मैथ में पुअर हैं, बिल्कुल पुअर नहीं रहेंगे अब। हमारे साथ हैं चंद्रकिशोर जी, सुपर सर। हमारे साथ हैं विजय कुमार पासवान जी, यू आर द बेस्ट टीचर सर जी, थैंक यू विजय जी। हमारे साथ हैं माला कुमारी, ओके सर। हमारे साथ हैं दिवाकर कुमार पंडित, यस सर क्लियर है। दिवाकर जो है, दिवाकर कुशवाहा जी, हिडन रूल समझ में नहीं आया था। दिवाकर जी अब आपको मुझे लगता है ये वाला रूल समझ में आ गया होगा, हमने दोबारा से कोशिश किया है कि आप हिडन रूल को समझें, तो आप बार देख लीजिएगा। अगर फिर भी दिक्कत होता है वीडियो को रिमाइंड करके आप देख लीजिएगा क्लास के बाद। हमारे साथ हैं अजीत जी, कर रहे हैं गुड सर। और ये हेमंत जी, हम लोग कोशिश करेंगे कि लगभग ये जो है 2 वीक का प्रोग्राम रहेगा, मैक्सिमम 2 वीक का प्रोग्राम रहेगा, और इस विदिन 2 वीक के अंदर हमारे लोग एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक चीज़ को ठीक से पढ़ेंगे बाकायदा। जैसे अभी हम रेशियो उठा लिए, हम चाहते तो आज ही क्लास शुरू कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, चूंकि रेशियो का यूज है, फिर बार बार बीच बीच में रेशियो समझा रहा हूँ, उससे अच्छा हमने रेशियो को पहले ही उठा के समझा दिया कि भाई रेशियो में ये बातें हो सकती हैं, और इसको हम लोग ठीक से कंसीडर कर लेंगे। अब ये पूरे डीआई में रेशियो का यूज होता चला जाएगा, ये बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन में जाते ही आप एकदम कंफर्ट हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो आप पहले ही जो चीज़ बताई जा रही है इसको पूरा अच्छे से पकड़ लीजिए, आराम से हम लोग ठीक से समझेंगे। अगर किसी बच्चे का मैथ कमजोर है उसको कमजोर रहने दीजिए, लेकिन डीआई के सेक्शन में हम आपको ये कहते हैं कि अगर 72 है और ये जो आपने कमिंग क्लास कर लेंगे, तो 72 में से हम 72 नंबर लेके आ सकते हैं। इसमें कोई संभावना नहीं, 1 नंबर भी नहीं करता मैथ में, कोई भी 1 नंबर नहीं काट सकता। जितनी सावधानी रखनी चाहिए वो सारा हम बताने का प्रयास आपको करेंगे विथ मॉडल आंसर, कि भाई ये चीज़ इसके बाद लिखते हैं, ये चीज़ ऐसे लिखते हैं, कहाँ टेबल बनाना चाहिए, कहाँ टेबल नहीं बनाना चाहिए, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग क्या होती है, कितने लाइन में हम क्वेश्चन को लिखना चाहिए। अगर हम ज़्यादा लिखते हैं तो क्या हमें उससे ज़्यादा नंबर मिलेगा या हमारा नंबर कट जाएगा? अगर हम कम में क्वेश्चन करते हैं तो क्या हमें ज़्यादा नंबर मिलेगा या कट जाएगा? उन सारी चीज़ों पर मैं आपसे बात करूंगा, एक एक चीज़ पे बात करूंगा। एकदम घबराने जैसा कुछ है ही नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे सामने आप हैं और आपको चाहे मैथ बहुत अच्छा आता है या चाहे नहीं आता है, लेकिन हम अपने डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलते हैं कि आपको मैथ में 0 है और उसके आधार पर ही हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है और आराम से पढ़ाते चलेंगे। बस आपको जितनी बात हम समझा रहे हैं, अगर उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप जरूर हमसे जो है सवाल जवाब करते रहिए, पूछते रहिए। हम आपके एक एक शब्दों पर, एक एक कमेंट पर पूरी तरह ध्यान से देख के तभी हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं कि भाई ये हिडन रूल क्या था और कैसे हम 3 चीजें अगर फ्रैक्शन रेशियो में आती हैं तो उनको हम रेशियो में बदल पाएंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा भाई। और हाँ, 72 में से 72 लाना है अविनाश रंजन जी, बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ जो है हेमंत जी हैं, और बिल्कुल अब्दुल गनी जी, घबराइए मत, एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ, आपके साथ हम हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, आप देखिएगा। यहां तक बात आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं, और यहीं से हम लोग जो है परसेंटेज में घुसने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने आपको 3 चीजें बताई थी कि हमें 3 चीजों पे कमांड करना है। रेशियो पे, जिसको हम लगभग समझ चुके हैं,
दूसरा चीज़ जो है हमारा परसेंटेज है, और तीसरा चीज़ हमारा एवरेज है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम रेशियो तो समझ चुके हैं, अब हम रेशियो के थ्रू परसेंटेज को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम रेशियो के थ्रू ही परसेंटेज में कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को हम ठीक समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप ऐसे समझे, आपने कहा कि सर ये कोई चीज़ है, एक पूरी चीज़ है, इसी पूरी चीज़ को परसेंटेज में 100 बोला जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि रेशियो कंपेयर करता है, रेशियो एक निश्चित अनुपात में चीज़ों को डिवाइड कर देता है। तो मैं इस पूरी चीज़ को डिवाइड करने का प्रयास करता हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ कि मान लीजिए इसके हम 2 टुकड़े हो गए, और हम इसको और टुकड़े में कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ और टुकड़े में कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे हमने इसके 8 टुकड़े कर दिए। और जैसे मैंने इसका 8 टुकड़ा किया, और मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई एक बात बताइए, इसमें से जैसे हमने 8 टुकड़े किए, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये बताइए कि ये वाला जो टुकड़ा है, एक टुकड़ा, इसको आप क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, और इसको हम ये कहते हैं कि ये वाला जो चीज़ है यह 1 है, और कितने में से? 8 में से, क्योंकि टोटल पार्ट 8 हमने किया, और ऐसा मानते हुए कि ये सारे बराबर हैं। चित्र में अगर कोई छोटा बड़ा है तो उससे कोई नहीं, हम ये मान चलेंगे कि सबको बराबर बांटा गया है। 1/8 क्या बताता है? 1/8 ये बताता है कि ये इसका भाग है। 1/8 ये बताता है कि 8 पार्ट में से आप एक चीज को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम इसको ये कहते हैं कि मान लीजिए हम एक चीज को कंसिडर न करके हम 2 चीजों को कंसिडर करेंगे, या मान लीजिए हम 3 चीजों को कंसिडर कर लेते हैं, 1 2 3 को कंसिडर करते हैं, तो आपका जवाब बदल जाता है। आप कहते हैं अब आपके पास पहले से ज्यादा पार्ट है, और अब आपके पास जो चीज है वो 3/8 है। इसी बात को आप दूसरी तरफ से कह सकते हैं, अगर किसी के पास ये 3/8 है, यानी 5/8 उसके पास नहीं है। रेशियो में अगर हम मान लें कि अगर हम ये कहते हैं कि सपोज करिए कि हम इस बात को ऐसे कहने का प्रयास कर रहे हैं, और हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो चीज़ हमने टेकन की है वो 3 है, और जो चीज़ हमारे पास बचा है वो क्या है? 5 है। ये हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमने कलर किया है वह ए को दे रहे हैं, और जो कलर नहीं किए हैं वो बी का पार्ट है। तो यहाँ पर हम 2 लोगों में फिर कंपेयर करने चले गए, कंपेयर करना ही रेशियो है। तो आप ये कहेंगे कि ठीक है सर, इसमें क्या दिक्कत है, ये 3 और 5। अगर हम पूछेंगे टोटल पार्ट कितना है, तो आप ये कहेंगे सर इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो टोटल पार्ट है ये टोटल जो है 8 पार्ट है, ये टोटल 8 पार्ट है। ये बात आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें से अगर हम ए का पूछें कि ए का भाग कितना बनता है, तो आप इसको 3/8 बोल देते हैं। अगर हम पूछें कि बी का भाग कितना बनता है, तो आप इसको 5/8 बोल देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम इसके भाग की बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं ए का भाग। मान लीजिए पहला चीज हमारा ए है, तो ए का भाग पूछते हैं, तो भाग का मतलब उसका शेयर कितना है, हिस्सा कितना है। या मैं पूछता हूँ कि बी का भाग कितना है, तो आप बी का हिस्सा बता देते हैं कि बी का भाग कितना है। ये बात आप समझ ही पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम इस बात को परसेंटेज से कनेक्ट करने वाले हैं। ये सारी बातें तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसमें हमने देखा कि जब कंपेयर करना तो 3:5 है, हिस्सा बनाना है तो 3/8 हो जा रहा है, 5/8 हो जा रहा है, टोटल पार्ट यहाँ पे 8 है। अब मैं यहीं से थोड़ी सी बात को बढ़ाता हूँ और मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, और इस बात को समझाते हुए हम ये कहते हैं कि हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, या एक चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। एक शब्द है यहाँ पर परसेंटेज कर लेते हैं, परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब होता है, आप इसको ये कहते हैं प्रतिशत या प्रतिशतता। तो प्रतिशत की अगर हम बात करें कि प्रतिशत क्या है, तो इसका जो प्रतिशत का जो अर्थ है वो इसके अंदर ही छुपा हुआ है। इसमें 2 शब्द छुपे हुए हैं, इसमें 2 शब्द छुपे हुए हैं। एक शब्द है प्रति, प्रति का मतलब होता है 1, और एक शब्द है शत, और शत का मतलब होता है 100। परसेंटेज ये कहता है कि हम एक काम करेंगे, कोई भी चीज है उसको हम 100 में देखने का प्रयास करेंगे। यानी आप उस चीज के 8 टुकड़े करें, आप उसके 4 टुकड़े करें, आप किसी के 3 टुकड़े करें, आप किसी के 20 टुकड़े करें, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर वहां पर कुल टुकड़ा 100 हुआ होता तो क्या होता। ठीक, हम इसी से एक कदम आगे बढ़ते हैं और फिर हम वापस आ जाएंगे इसी पेज पर। मैं ये कहता हूं आपसे कि ठीक है, मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा गया है 23%, 23, और ये प्रतिशत का सिंबल है। यहां पर हम लिख दिया 23%। इससे आप क्या समझते हैं?
तो आप ये कहेंगे सर 23% का ये मतलब होता है कि हम जिस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं वो 23 है, लेकिन वो कितने में से है? 100 में से। 23%, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। 10%, 10/100। 5%, 5/100। 20%, 20/100। 25%, 25/100। एक्चुअल में जिस कैलकुलेशन को हम अब देखना चाहते हैं, अभी तक क्या था, हम एक चीज़ का 8 पार्ट कर रहे हैं, एक चीज़ का 4 पार्ट कर रहे हैं, एक चीज़ का 3 पार्ट कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता हमको फ्रैक्शन दे देता है, ये स्वतंत्रता हमको रेशियो दे देता है। लेकिन परसेंटेज कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ एक ही चीज़ चलेगा। हम अगर किसी चीज़ को देखेंगे, अब मान लीजिए आपने एक चीज़ के 1000 टुकड़े भी कर दिए, तो परसेंटेज कह रहा है कि आपने 1000 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम ये मान के चलेंगे कि पूरा टुकड़ा 100 ही हुआ होगा। तो परसेंटेज ये कहता है कि हम जब भी किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको 100 पार्ट में बांट के ही करेंगे, और यह 100 जो है उसकी टोटल वैल्यू का है, मतलब टोटल एक चीज़ के हमने 100 पार्ट कर दिए और उसका एक पार्ट 1% कहलाता है। ये बात परसेंटेज हमसे कह रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब परसेंटेज ये कहता है कि हम किसी चीज़ को देखने का तरीका है, तो हम परसेंटेज को ये समझेंगे भाई 23% ये बताता है कि जो भी चीज़ है उसके पास 23 है, और 23 कितने से में से है? 100 में से है। यहीं पे हमें रेशियो ये बताने लगता है या फ्रैक्शन ये बताने लगता है कि अगर 100 में से 23 इनके पास में है, तो बचा हमारे पास जो 67 है वो दूसरे के पास में होगा। 77, जो हमारे पास 77 होगा वो दूसरे के पास में होगा। तो 77 अगर दूसरे के पास में, तो दूसरे के पास बच जाएगा 77%। पहले के पास अगर 23% है तो दूसरे के पास 77% है। पहले के पास अगर 23/100 है तो दूसरे के पास 77/100 है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैंने परसेंटेज को A/B फॉर्म में लिखा, हम ये जानते हैं कि A/B है क्या। तो A/B जो है वह क्या है? A/B है। इसका मतलब यहां पर 23/100 का क्या मतलब है कि पहला पार्ट अगर इसका 23/100 है, तो दूसरा पार्ट जो है ऑटोमेटिक हमारे पास पता चल गया कि दूसरा पार्ट मेरे पास क्या होगा? 77/100 होगा। अगर किसी चीज का 23% इधर है तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो 77% होगा। और जब मैं इसका अनुपात निकालूंगा तो हम इस बात को समझेंगे कि भाई अगर हम मान लीजिए यहाँ पर दो चीज़ों को ले रहे हैं, एक चीज़ हमारा A और एक चीज़ हमारा B है, और हम इसको कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू है 23/100 और हम ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू है 77/100। तो अगर मैं इसका अनुपात निकालता हूँ तो ये आपस में क्या हो जाता है? कट जाता है, और हमें ये पता चलता है कि इनमें जो दोनों चीज़ें हैं वह 23/77 के अनुपात में है। एक बात आप ये समझ लो। दूसरी बात जो ये समझना है, जो आपको कंट्राडिक्शन प्रतीत कर सकता है, उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। हमने ये पढ़ा कि जब भी हम A/B लिखते हैं तो A/B हो जाता है, लेकिन परसेंटेज में एक चीज आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, या फ्रैक्शन में एक चीज समझना पड़ेगा। जब भी कोई चीज A/B के रूप में होता है तो ऊपर वाले चीज को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। यही जो हर होता है यह टोटल वैल्यू को प्रदर्शित करता है, और जो अंश होता है वह अंश जो होता है, जो वैल्यू जिसके बारे में हम कंसीडर कर रहे होते हैं उसको बताता है। अंश होता है जिसको हम देख रहे हैं। हर जो है टोटल, टोटल का मतलब क्या हो गया? कुल। और अंश क्या बताता है कि हम जिस चीज को देख रहे हैं, यानी जो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 23% कंसीडर कर रहे हैं, तो यह 23 हम कंसीडर कर रहे हैं, कुल यहाँ पर 100 है। तो आप ये देखिएगा कि जब हम A/B कहते हैं, यानी हम जब अंश अपान हर कहते हैं, तो इसमें जब भी हमारे पास कोई चीज परसेंटेज में होता है तो वह टोटल के साथ पहले पार्ट का कंपेयर है। अगर आप टोटल के साथ दूसरे पार्ट का कंपेयर करना चाहते हैं तो फिर आपको टोटल 100 मानते हुए 100 में से 23 मेरे पास यहाँ पर है, बची हुई चीज जो है वो 77 है, वो दूसरी जगह पे होगी। तो 77/100 यहाँ से हम दोनों वैल्यूओं का कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे लिखेंगे 23/100 और इसको आपस में देखें तो 23/100 हो जाएगा, जिसमें 23 वो चीज है जो जिसको हम देख रहे हैं और 100 जो है वो टोटल चीज है। तो इसका हमेशा आप ध्यान रखिएगा। परसेंटेज का जो कंपेयर होता है, A/B फॉर्म बनता है, वह जिस वैल्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं बटे में टोटल से करते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज की हर एक वैल्यू का फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन की हर एक वैल्यू का रेशियो बनेगा, यानी परसेंटेज की हर एक वैल्यू को हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात आप पहले ठीक से समझ लीजिए। यानी जितना कुछ हमने रेशियो में पढ़ा है वह पूरी बात परसेंटेज में हम लेके चले जाएंगे। इस बात को ऐसे समझ लो, जितना भी परसेंटेज है जरूरत पड़ने पर उसको हम रेशियो में लेके चले जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है जितने भी ट्रिकी एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत तेजी से इस बात को सिखाया जाता है और फास्ट कैलकुलेशन और चीज़ों में इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। बट हमें ये सब नहीं पढ़ना है,
हम लोग बस समझ गए कि इसका मतलब क्या है, और इस चीज़ को समझते हुए हम बस आगे बढ़ जाएंगे, ताकि अगर क्वेश्चन में कहीं परसेंटेज आ रहा है, कहीं रेशियो आ रहा है, तो हम कंट्राडिक्शन में ना पड़े। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम इस चीज़ को आपको समझा रहे थे कि यहाँ पर हम परसेंटेज बनाना चाह रहे थे। तो हम ये कहते हैं कि जैसे मेरे पास ये 3/8 आ गया, तो इसका रेशियो, इसका पार्ट बनाऊंगा तो 3/8 हो जाएगा, कि कितना पार्ट है, तो 3/8 हो जाएगा। अगर मैं इसी को परसेंटेज बनाना चाहूँगा, तो परसेंटेज ये कहता है कि आप किसी भी रेशियो को परसेंटेज में ले जाइए, उसके लिए पहले देखिए कि वो रेशियो कितना है और उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो हमने कहा भाई देखो, टोटल वैल्यू हमारे पास 8 है और 8 में से इसके पास 3 है, तो परसेंटेज कहता है नहीं, हम 8 में से नहीं देखेंगे, हम हमेशा देखेंगे 100 में से। तो किसी भी चीज़ को या किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में लेके आना है, देखो परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 छोड़ता है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ में नीचे 100 लगाते हैं और उसकी उल्टी प्रक्रिया में जाएंगे तो 100 ऊपर लगाना पड़ेगा। नीचे 100 लगाना मतलब 100 से डिवाइड करना, ऊपर 100 लगाना मतलब 100 से मल्टीप्लाइड करना। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना चाहते हो, तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाइड करो। जैसे मैं कहता हूँ 1/2, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 50% आ जाएगा। मैं कहता हूँ 1/3, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 33 से 1/3% आ जाएगा। मैं कह दूंगा 1/4, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25% आ जाएगा। मैं कहता हूँ 1/5, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% आ जाएगा। ऐसे मैं आपको कहूँ 1/6, 1/7। अब यहाँ पर जिसकी बात कर रहा हूँ 1/8, क्योंकि मैंने 8 पार्ट में कंप्लीट किया है, तो इसका जो एक पार्ट होगा वो 1/8 होगा, जो कि 12.5% होगा। अगर 2 पार्ट ले लूंगा तो 25% हो जाएगा, 3 पार्ट ले लूंगा तो 37.5% हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते थे आपसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 पार्ट लिया, जिसकी वैल्यू 3/8 हो गई, या इससे पहले हम ये कहते हैं कि हम एक पार्ट लिए तो इसकी वैल्यू 1/8 हो गई। तो क्या इस 3/8 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। 3/8 है और इसको हम क्या करेंगे, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में चला जाएगा। और बड़ा सामान्य सा कैलकुलेशन यहाँ पर बनता है, जैसे कि ये 4 से कट जाएगा, ये 25 बार में हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 25 × 3 कितना हो गया, 75, और 75 को 2 से भाग दे रहे हैं, 75 का आधा करना है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 37.5%। 37 का डबल 74 होता है और 37.5% आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में लेके जा सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, और अगर समझ में आ रहा है भाई तो हम ऐसा करते हैं, कुछ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1/2, जैसे मैं लिखता हूँ 1/3, जैसे मैं लिखता हूँ 1/4, जैसे मैं लिखता हूँ 1/5, जैसे मैं लिखता हूँ 1/6, जैसे मैं लिखता हूँ 1/7, जैसे मैं लिखता हूँ 1/8, जैसे मैं लिखता हूँ 1/9, और जैसे मैं लिख देता हूँ 1/10, जैसे मैं लिख देता हूँ 1/11, 1/12। ऐसे आगे भी आप खुद भी देख सकते हैं। एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी वैल्यू आप फटाफट कर लीजिएगा, या मैं नोट कर देता हूँ, आप इस चीज़ को जानिए। तो हम ये कहते हैं कि कैसे हम इसको करते होंगे। तो इसको परसेंटेज में, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में, इसको हम ये कह सकते हैं कि हम भिन्न से, फ्रैक्शन से कहाँ जा रहे हैं, परसेंटेज में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जैसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/2 × 100। तो सब में हम 100 से गुणा करते चले जाएंगे। अब इसी तरह से मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो वैल्यू है आपको याद रहेगा, क्योंकि अगले क्लास में मैं जब आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। जैसे मैं 1/3 लिखता हूँ, तो 1/3 का क्या मतलब होता है, तो 33 सही 1/3%। कैसे आया होगा, प्रोसेस यही वाला आगे चला होगा। ऐसे 1/4 का मतलब बताइए कितना होता है, 25% होता है। ऐसे ही 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% होता है। अभी हम बता भी रहे थे, एक बार हम इसको लिख भी देते हैं। ऐसे ही 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3% होता है। ऐसे ही 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7% होता है। ऐसे 1/8 का मतलब अभी आपको निकाल के बता ही रहे थे कि भाई 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ऐसे ही 1/9 का मतलब आपको बता देते हैं, 11 सही 1/9%। ऐसे 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10%। और ऐसे ही 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। ऐसे 1/12 का मतलब हो जाएगा 8 सही 1/3%। ये बात आप इतना कम से कम मैं चाहता हूँ। देखिए कुछ कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी,
थोड़ी सी मेहनत करनी है, इतना कुछ है भी नहीं, लेकिन आप अगर इसको कर लेंगे तो कई बार क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन में जब हम आंसर का फॉर्मेट बना रहे होंगे तो हम चीज़ों को पूरी अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि भाई इसमें क्यों हमने ऐसा कर दिया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जरा बेसिक जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। यहाँ तक आप नोट कर लें, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ छोड़ देंगे, 1 मिनट पहले छोड़ देंगे। सर डार्क कलर से ही लिखा करें, लाइट कलर से नहीं, देखने में परेशानी होती है। जैसे ये बताओ तुम लोग, जैसे इस पे कौन कौन सा कलर जो है आपको जो है डार्क, मतलब हम जैसे, एक तो मुझे लगता है कि व्हाइट पे सबसे अच्छा जो कलर रहता है वो यही वाला रहता है। कौन सा? ब्लैक वाला। 33 सही 1/3। मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बच्चे हो जाएगा हमारा 25%। ये वाला हो जाएगा हमारा 20%। ठीक है, ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। ये हो जाएगा 12.5%। ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। ये हो जाएगा 10%। ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। ये हो जाएगा 8 से 1/3%। बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, हम एकदम जीरो लेवल के शिक्षक हैं। हम आपकी अगर कुछ भी समस्या है आप कहिए, हर बात पर मैं ध्यान दूंगा, कामा बिंदु पर भी ध्यान देता हूं, एक एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। तो आपको अगर कुछ भी समस्या आप तुरंत बताइए, हम तुरंत उस पर एक्शन ले लेंगे। लेकिन आप ठीक से पढ़ लीजिए, एक बार आप ठीक से समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग ये मानते हैं कि हमें 72 में से 72 लाना है, तो हम हर बात को बड़े अच्छे तरीके से करने वाले हैं। और जो बात मैं आपको सर को भी मैं बोल रहा था कि सर जैसे कह रहे थे कि सर हम लोग इसमें कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि सर कुछ नहीं करना है, जितनी भी क्लासेस होंगी अगर बच्चा उसको ठीक से कर ले तो ये निश्चित हो जाता है कि वो पूरे एग्जाम में पूरा नंबर लेके आ सकता है। लेकिन कंडीशन है कि आप इस बात को अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें। जितना मैं आपको काम दूं उतना काम जरूर आप कर लें। तो आप अगर कुछ पूछना है तो आप बार बार पूछिए, फिर मैं बताने के लिए तैयार हूँ। जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आप उठा के पीछे 5-7 साल के पेपर को उठा के देखिए, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले आप क्लास तो कर लें, तभी तो आप इस बात को कर पाएंगे। कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, अच्छे से आप चीज़ों को देखिएगा, लगातार लाइव क्लास में रहिए ताकि आपकी कोई बात नहीं रहे तो आप मुझसे पूछ पाएँ और मैं तुरंत उस बात को वहाँ पे समझा पाऊँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इतनी बातें हो गई। चलिए भाई जो है, हाँ ब्लैक अच्छा है सर, तो हो गया भाई ब्लैक। सर 4 बजे से क्लास है दूसरी, बिल्कुल जो है पुष्कर जी 4 बजे से जो मुझे अपडेशन है, आज आपके बीच में हिस्ट्री के बहुत ही शानदार बेहतरीन शिक्षक करुणेश सर आने वाले हैं। तो 4 बजे वो आपके बीच में रहेंगे, तब तक मैं आपके साथ में हूँ। और उसके बाद जो है भाई सेकंड क्लास नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। और मुझे लगता है कि आज समय हो गया है ना, इसीलिए आप लोग जो है मुझे याद दिला रहे हैं बार बार। तो मुझे लगता है कि मैथ जो है ज़्यादा हो गया, 2 घंटे लगातार जो है आप लोग पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे? 2 घंटा जो है मैथ का टाइम है, मुझे लगता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जितनी बातें मैंने पढ़ाई होगी आपने ठीक समझा होगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। आज जितनी बात बताया हूँ क्या आपको समझ में आया है? क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक जरूर हमको दीजिए ताकि हम उसमें और कुछ बेहतर कर सकें आपके अनुसार। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज सब कुछ ठीक ठाक रहा है, आपको समझ में आई होगी। एक बार आप रिवीजन करके फिर मिलिएगा। क्लासेस लगातार हमारी रहेंगी जब तक हम DI सेक्शन को पूरा अच्छे से पढ़ा ना लें, कंप्लीट ना कर लें। तो हम लोग कल फिर वापस इसी टाइम में 2 बजे राइट टाइम में आपके साथ में रहूँगा और 2 से 4 हम लगातार आपके साथ में बने हुए हैं। तो आप कल फिर जो है 2 बजे वापस मिलते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, आपसे सारी बातें होगी भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। और मिलते हैं फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और तब तक आप एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें। अगली क्लास में सभी लोग आएंगे, अभी 4 बजे से जो है 2 मिनट बाद वापस क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।